हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर फेवरेट बायोलॉजी क्लास। मेरा नाम मोहम्मद अयूबी और आज हम लोग एक नया चैप्टर बेटा 11th क्लास का स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपका सिक्स्थ चैप्टर है, एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। बेटा आज से हम लोग एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने मॉर्फोलॉजी कंप्लीट कर लिया है फ्लावरिंग प्लांट की। बेटा एनाटॉमी का क्या मतलब होता है? एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। देखिए, इससे पहले की जो क्लास हमने अभी पढ़ी थी उसमें क्या था? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट, यानी जो भी फ्लावरिंग प्लांट जो है यानी एंजियोस्पर्म जो है उसकी मॉर्फोलॉजी कैसी होती है, एक्सटर्नल अपीयरेंस कैसा है उसमें देखा मैंने। आप लोगों ने देखा होगा बेटा, मैंने लीफ के डिफरेंट टाइप्स एक्सटर्नली कैसे दिख रही है, रूट कैसी दिख रही है, स्टेम कैसी, फ्लावर कैसी, ये सारी चीजों को हम लोगों ने बहुत डिटेल में पढ़ा है। अब जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है एनाटॉमी। एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर। बेटा एनाटॉमी का मतलब होता है इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है, कि फ्लावरिंग प्लांट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर तो बेटा हम लोगों ने पढ़ लिया। अब इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ते हैं तो वही इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे। तो कैसे क्या सीक्वेंस होगा? सबसे पहले मैं आप लोगों को इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक पढ़ना है इसका एक क्विक रिवीजन देता हूं मैं आप लोगों को। क्विक सबसे पहले बेटा हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू क्या होता है, क्योंकि एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट में सबसे इंपॉर्टेंट चीज टिश्यू है। सबसे पहले टिश्यू क्या होता है? टिश्यू एक होता है मेरिस्टेमेटिक, एक होता है परमानेंट। परमानेंट क्या होता है, मेरिस्टेमेटिक क्या होता है, वो सारी चीजों को हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। जो हमारी पहली क्लास होगी वो यही होगी। उसके बाद बेटा हम लोग पढ़ेंगे वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यूज कौन से होते हैं? वैस्कुलर टिश्यूज बेटा जिसमें जाइलम और फ्लोएम होता है, यानी जिसे हम लोग वैस्कुलर बंडल कहते हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद बेटा हम लोग एपिडर्मल टिश्यू पढ़ेंगे। एपिडर्मल टिश्यू में इंक्लूड होगा एपिडर्मिस होगी, स्टोमेटा होगा, एपिडर्मल अपेंडेजेस होंगे जैसे ट्राइकोम है या रूट हेयर जो होता है ना, वो उसमें इंक्लूड होगा। उसके बाद बेटा हम लोग ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ेंगे। फिर हम लोग ट्रांसवर्स सेक्शन पढ़ेंगे या कह लीजिए एनाटॉमी पढ़ेंगे। डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ, मोनोकॉट लीफ, इसको पढ़ेंगे। और सबसे लास्ट में जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक और थोड़ा कंसेप्चुअल भी है बेटा, वो हम लोग सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ेंगे। तो ये हमारा पूरा खाका है इस चैप्टर का और इतना टॉपिक हम लोगों को पढ़ना है। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले बेटा एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। सबसे पहली बात की, हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ प्लांट एनाटॉमी? एनग्र्यू। एनग्र्यू इज कॉल्ड द फादर ऑफ एनाटॉमी। और एनाटॉमी होती क्या है? प्लांट एनाटॉमी होती क्या है? स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट। इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट के स्टडी को, यानी प्लांट अंदर से कैसे दिखता है, ठीक है, बाहर से उसकी लीफ ऐसी भी हो सकती है, उसकी लीफ ऐसी भी हो सकती है, उसकी लीफ डायरेक्ट मतलब सेसाइल लीफ भी हो सकती है। ये तो एक्सटर्नल हो गया ना, ये उसकी मॉर्फोलॉजी हो गई। लेकिन बात यहां पर क्या है? यहां पर बेटा इंटरनल है, अंदर से देखने पे कैसा है, ठीक है। अच्छा, ये इन एनाटॉमी की ही वजह से बेटा जो प्लांट अलग अलग हैबिटेट में सरवाइव करते हैं ना, ये उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर में मॉडिफिकेशन या वेरिएशन की वजह से होता है। जैसे वो प्लांट जो ज़ेरोफिटिक कंडीशन के होते हैं, ज़ेरोफिटिक कंडीशन मतलब जो रेगिस्तानी इलाकों में या कह लीजिए आप जहां पर पानी की बहुत कमी होती है, उस तरह के इलाकों को हम लोग ज़ेरोफिटिक कंडीशन कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर कोई प्लांट ज़ेरोफिटिक कंडीशन में सरवाइव कर रहा है ना, सरवाइव कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि उसने अपने अंदर कुछ इस तरह का इंटरनल मॉडिफिकेशन कर रखा है जिसकी वजह से वो आसानी से सरवाइव कर जा रहा है उस तरह के इलाकों में। देखिए, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर, इट इज बिकॉज ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर प्लांट शो एडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंटल कंडीशन। एग्जाम्पल लाइक इन xerophytic condition, ओके, लाइक इन xerophytic condition, ठीक है बेटा। अच्छा, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्या। अच्छा, अब नेक्स्ट ये कि टिश्यू क्या होता है। देखो बेटा, ये बात आप लोग जानते हैं कि टिश्यू क्या होता है। ये ग्रुप ऑफ सेल को हम लोग क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहा जाता है, ठीक है बेटा। ये बात आप लोग जानते हैं कि देखो, ये एक चीज होती है सेल, है ना। सेल क्या होता है? स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ बॉडी। हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चरल और फंक्शन यूनिट है वो सेल है। जब बहुत सी सेल
वो हो सकता है सेम तरह के सेल हो, यानी सेम तरह का फंक्शन कर रहे हो, और ये भी हो सकता है कि डिफरेंट तरह का फंक्शन कर रहे हो। तो उनके जो ग्रुप्स होते हैं, ग्रुप ऑफ सेल जो है, उसे हम लोग क्या कहेंगे बेटा? टिश्यू। ठीक है, टिश्यू। अब जब ग्रुप ऑफ टिश्यू जो होगा वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ऑर्गन। ठीक है बेटा, वो कहलाएगा ऑर्गन कहलाएगा। और इसी तरीके से जब ग्रुप ऑफ ऑर्गन होंगे तो वो क्या होगा? ऑर्गन सिस्टम होगा। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम होगा बेटा। ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज कॉल्ड ऑर्गन सिस्टम। और ये ऑर्गन सिस्टम जो है वो डेवलप करके एक इंडिविजुअल बनेगा या कोई एक कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बनेगा। बात समझ में बेटा? तो इस तरीके से होता है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम होता है। ठीक है, तो टिश्यू कैसे डिफाइन करेंगे? ग्रुप ऑफ सिमिलर या डिससिमिलर फंक्शन, सेम तरह के सेल्स या डिफरेंट तरह के भी सेल्स होता है। अभी हम आपसे बात करेंगे, हम पैरेन्काइमा की बात करेंगे, कोलेनकाइमा की बात करेंगे, तो वो क्या होता है? सेम तरह के सेल्स होती हैं। लेकिन अभी मैं जब आपसे जाइलम और फ्लोएम की बात करूंगा तो वहां पर क्या होता है? डिफरेंट तरह की सेल्स होती हैं। तो वो ग्रुप ऑफ सेम भी हो सकती हैं और डिससिमिलर सेल्स भी हो सकती हैं, विच आर हैविंग कॉमन ओरिजिन। ये इंपॉर्टेंट चीज है, वो कॉमन ओरिजिन होती हैं और सेम तरह का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं, डिफरेंट तरह का भी फंक्शन परफॉर्म कर सकती हैं। ठीक है बेटा? अच्छा, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कोऑर्डिनेट विद ईच अदर टू मेंटेन द लाइफ ऑफ प्लांट। जो डिफरेंट टाइप के जो टिश्यू एक दूसरे के साथ तालमेल रखते हैं, कोऑर्डिनेशन रखते हैं, उसकी वजह से क्या होता है? ये इसकी वजह से प्लांट की लाइफ मेंटेन रहती है। ठीक है बेटा? अच्छा, अब देखते हैं हम लोग जरा एक बात। टिश्यू जो होता है वो दो तरह का होता है। एक होता है आपका मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है, और एक आपका क्या होता है? परमानेंट टिश्यू। एक आपका बेटा परमानेंट टिश्यू होता है। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में बेटा बेसिक डिफरेंस क्या है? बेसिक डिफरेंस ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये डिवाइड करता है ना? यानी ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज है इसके अंदर डिवाइड करने की नेचर होती है, रेगुलर डिवाइड करता है। बस में रेगुलर डिवाइड करता है। इसीलिए जो ग्रोइंग ऑर्गन होते हैं हमारे प्लांट्स के, उनमें यही मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाया जाता है, क्योंकि वो रेगुलर डिवाइड करता है, इट डिवाइड करता है। दूसरा, कैन नॉट हैव फिक्स शेप, इनका कोई फिक्स शेप नहीं होता है। बात समझ में आई बेटा? अब दूसरा देखिए आप लोग, दूसरा परमानेंट टिश्यू। परमानेंट टिश्यू क्या होता है? कैन नॉट डिवाइड। जो परमानेंट टिश्यू होता है बेटा वो डिवाइड नहीं करता है, यानी उसके अंदर हम ये बात कह सकते हैं कि परमानेंट टिश्यू में डिवाइड करने का जो नेचर होता है वो खत्म हो चुका होता है। और दूसरी, लेकिन इसमें क्या होता है? फिक्स्ड शेप होता है। इनका क्या होता है बेटा? फिक्स्ड शेप होता है। बात समझ में? अच्छा, एक बात और बता दूं तुम्हें, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, इसी से परमानेंट टिश्यू बनता है। ये बात आप लोग अच्छे तरीके से रखिए। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो परमानेंट टिश्यू का जो फॉर्मेशन होता है वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू से ही होता है। और किस प्रोसेस के जरिए से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में बेटा? डिफरेंशिएशन के प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट हो जाता है। यानी हम ये बात कह सकते हैं कि अगर कोई मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है तो वो हमेशा मेरिस्टेमेटिक नहीं रहता है, बल्कि वो कुछ दिन के बाद जब तक वो मेरिस्टेमेटिक रहेगा तो वो डिवाइड करेगा। लेकिन जैसे ही वो परमानेंट, जैसे ही उसके अंदर डिवाइड करने की क्षमता खत्म हो जाती है, नाउ दिस इज कॉल्ड परमानेंट टिश्यू एंड मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कैन बी कन्वर्टेड इनटू परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। बात समझ में आई भाई? बेटा बोलिए, बात समझ में आई? अच्छा, आगे देखिए। अब ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ये मेनली 3 जगह पाया जाता है। कौन कौन सा? एपिकल मेरिस्टम, अभी हम लोग इसको आगे डिटेल में बात करेंगे।
एपिकल मेरिस्टम मतलब होता है शूट या रूट के एपेक्स पे पाया जाए, रूट या शूट के एपेक्स पे पाया जाए तो वो क्या होता है, एपिकल मेरिस्टम होता है। दूसरा है बेटा आया आपका इंटरकैलरी मेरिस्टम, इंटरकैलरी मेरिस्टम। और थर्ड है आपका लैटरल मेरिस्टम। इन सब के बारे में आगे हम लोग डिटेल में डिस्कशन करेंगे। लैटरल मेरिस्टम, ठीक है बेटा। इन दोनों को मिला के यानी एपिकल और इंटरकैलरी को मिला के हम लोग प्राइमरी मेरिस्टम कहते हैं या प्राइमरी ग्रोथ होती है, और इसको हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टम कहते हैं। बात समझ में? आगे अभी हम लोग इस पे आगे डिस्कशन करेंगे, इसीलिए मैं बहुत ज्यादा इसको एक्सप्लेन नहीं कर रहा क्योंकि आगे अभी हम लोग इस पे बात करेंगे। नेक्स्ट देखिए, जो परमानेंट टिश्यू है ये बेटा दो तरह का होता है। एक है सिंपल परमानेंट टिश्यू, सिंपल परमानेंट टिश्यू, और दूसरा है बेटा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू, कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। ठीक है बेटा, सिंपल परमानेंट टिश्यू और कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू। अच्छा, अब ये जो बेटा सिंपल परमानेंट टिश्यू फिर तीन पार्ट में डिवाइड होता है, पैरेन्काइमा, दूसरा है कोलेनकाइमा, और तीसरा है क्या, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है भाई, तीसरा क्या है बेटा, स्क्लेरेनकाइमा है। अच्छा, इसी तरीके से कॉम्प्लेक्स टिश्यू देखेंगे तो वो दो पार्ट में बट जाता है आगे जाके, एक है जाइलम और एक है फ्लोएम। और आपको पता है बेटा जाइलम फर्दर फिर चार पार्ट में डिवाइड होता है, वेसल है, ट्रैकीड है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा है। उसी तरीके से फ्लोएम जो है वो फिर चार पार्ट में डिवाइड होता है, सीप ट्यूब है, कंपेनियन सेल है। ठीक है बेटा, ये आप लोग जानते हैं। अब आप ये देख रहे हैं कि ये मैंने पूरा जो टॉपिक हमें टिश्यू में पढ़ाना है ना, पूरा जो पढ़ाना है उसका मैंने पूरी एक समरी बना दी आपके सामने। अब इसी को हमें पढ़ाना है, ठीक है, एक एक करके हमें एक एक पे डिस्कशन करना है। ठीक है बेटा, आगे चले। अच्छा, अब नेक्स्ट बात जो अभी मैं आप लोगों को समझा रहा था, टिश्यू जो होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ डिवीजन, डिवीजन के बेसिस पे हम उसे दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, एक है मेरिस्टेमेटिक है और एक क्या है, एक है बेटा परमानेंट है। तो सबसे पहले मेरिस्टेमेटिक पे डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले बेटा मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है ना, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और लफ्ज मेरिस्टोस का क्या मतलब होता है, डिविजिबल। और आपको पता है कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में मेरिस्टेमेटिक सेल्स होंगी, और ये जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स होती हैं वो क्या होती हैं, रेगुलर डिवाइड करती हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज और बता दें, लफ्ज मेरिस्टम का जो टर्म दिया था वो नगेली ने दिया था, वो नगेली ने दिया था। ठीक है बेटा, वो नगेली ने इनका टर्म दिया था। तो सेल, अब जब पहले जरा इसके जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जाहिर सी बात है बना होता है मेरिस्टेमेटिक सेल्स है। अब हम जरा ये देख लेते हैं कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स हैं उनकी कैरेक्टरिस्टिक कैसी है, क्या है कैरेक्टरिस्टिक। तो मेरिस्टेमेटिक सेल्स आर कैसी होती है बेटा, थिन वॉल्ड होती है, यानी जो उसकी सेल वॉल होती है बहुत थिन वॉल होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है, विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस, यानी सेल्स के बीच में गैप नहीं होता है। यानी ऐसा मान लो अगर मैं कहूं कि सेल ऐसी है, इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होता है, डेंस साइटोप्लाज्म एंड लार्ज न्यूक्लियाई। उसके अलावा भी क्या, रिजर्व फूड मटेरियल नहीं होता है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और जो प्लास्टिड होता है वो कैसा होता है बेटा, पुअरली डेवलप होता है। ठीक है, लेकिन सेल्स डू नॉट हैव फिक्स शेप। और वैसी बात है, ये बात मैं पहले ही आप लोगों को बता चुका हूं कि मेरिस्टेमेटिक में सेल डिवाइड तो करता है लेकिन फिक्स शेप नहीं होता है। लेकिन जब हम परमानेंट की बात करते हैं तो वहां के सेल्स डिवाइड नहीं करते हैं लेकिन उनका शेप फिक्स होता है। ठीक, आगे देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट पॉइंट क्या है बेटा, इसमें कैसा डिवीजन होता है, अरिथमेटिक डिवीजन टेक प्लेस इन रूट एंड शूट टिप। देखो जो मैंने आप लोगों को बेटा पहले बता दिया था कि जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं या मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो हैं, ये प्लांट के उन
उन पार्ट्स में, उन ऑर्गन में, उन जगहों पे पाई जाती हैं जहां पर रेगुलर डिवाइड होना होता है। खासकर जो शूट अपेक्स और रूट अपेक्स है वहां पर जरूर पाया जाता है। अपेक्स मतलब समझते हो ना, एकदम टिप पे, है ना, टिप पे। अच्छा, इसमें क्या कह रहा है कि इन जो मेरिस्टेमेटिक सेल्स है उसमें डिवीजन कैसे होता है? अरिथमेटिक डिवीजन। अरिथमेटिक डिवीजन बेटा देखो कैसा होता है, देखो ऐसा होता है, ये एक सेल है, ये डिवाइड करेगी तो 2 सेल बनाएगी। अब इसमें इन 2 सेल्स में बेटा एक सेल जो होगी वो कैसी हो जाएगी, वो परमानेंट हो जाएगी, और सिर्फ एक सेल कैसी होगी, डिविजिबल होगी। जाहिर सी बात है, परमानेंट वाली तो डिवाइड तो करेगी नहीं, जो डिविजिबल है वो फिर से डिवाइड करेगी। जब वो फिर से डिवाइड करेगी तो बेटा फिर 2 सेल बनेगी। अब इन 2 सेल में एक फिर क्या होगी, परमानेंट हो जाएगी, एक डिविजिबल हो जाएगी। इसी तरीके से फिर आगे जब डिवीजन होगा तो फिर 2 सेल बनेगी, एक कैसी हो जाएगी, परमानेंट, और एक कैसी, डिविजिबल। इसी तरीके से बेटा रेगुलर सेल डिवाइड करता रहता है। बात समझ में आ गई? रेगुलर सेल डिवाइड करता रहता है। अच्छा, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, प्लांट रिटेन द कैपेसिटी फॉर, और इसी जो ये जो तरीका होता है ना, इसे लिख लीजिएगा आप लोग, इसे हम लोग अरिथमेटिक डिवीजन कहते हैं, है ना। हाँ, आगे देखते हैं, रिटेन द कैपेसिटी फॉर अनलिमिटेड डिवीजन थ्रू आउट देयर लाइफ। दिस कैपेसिटी इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कंटिन्यूअसली डिवाइडिंग सेल कॉल्ड मेरिस्टेम। मैंने आप लोगों को बता दिया बेटा कि प्लांट में रेगुलर डिवीजन होता रहता है, और ये जो डिवीजन होता है ये ग्रोइंग पार्ट पे या ग्रोइंग पॉइंट जो होता है प्लांट पे, चाहे वो रूट का पॉइंट हो चाहे शूट का पॉइंट हो, वहां पर ही मेरिस्टेमेटिक सेल्स पाई जाती हैं और उनमें डिवीजन होता है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। अब देखते हैं बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को कितने ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं? ठीक है, तो हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को बेटा मोटा मोटा 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, 3 ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला किस पे? ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शन, है ना, कैसे ओरिजिन हो रही है उसकी, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड फंक्शन। दूसरा बेटा ऑन द बेसिस ऑफ पहला क्या है, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, कि उनका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, कहां से उसकी, कैसे उसकी ओरिजिन हो रही है। और दूसरा क्या है, दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ पहला ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, और तीसरा क्या है, ऑन द बेसिस ऑफ, तीसरा क्या है बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, यानी कि प्लांट की किस जगह पर, किस पोजीशन पे पाया जा रहा है। तो 3 हो गया। पहला है ओरिजिन और डेवलपमेंट पे। तो सबसे पहले बेटा हम लोग ओरिजिन और डेवलपमेंट वाला देखते हैं। अब ओरिजिन और डेवलपमेंट वाले को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। सबसे पहले है प्रोमेरिस्टम, या जिसे हम लोग प्राइमोर्डियल मेरिस्टम कहते हैं। प्रोमेरिस्टम या प्राइमोर्डियल मेरिस्टम बेटा वो पार्ट होता है, सुनिए आप लोग, वो पार्ट होता है, वो सेल्स होती हैं जिससे मेरिस्टेमेटिक सेल्स बनी होती है। देखो लफ्ज प्रो मतलब क्या होता है, बिफोर, है ना, और मेरिस्टम का मतलब होता है डिविजिबल, यानी जो डिवाइड करने वाली जो सेल होती है ना, जो मेरिस्टेमेटिक सेल होती है, वो किससे बनती है एग्जैक्टली? वो बेटा प्रोमेरिस्टम या प्राइमोर्डियम मेरिस्टम से बनती है। तो ये प्रोमेरिस्टम बनाता क्या है? ये आपका प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है। बात समझ में आई? ये आपका प्राइमरी मेरिस्टम बनाता है। जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ना, वो असल में प्राइमरी मेरिस्टम होता है। देखिए, दोज मेरिस्टम फ्रॉम वेयर न्यू ऑर्गन एंड देयर पार्ट्स इज डेवलप्ड, इट डिफरेंशिएट इनटू प्राइमरी मेरिस्टम। देखो एक बात तुम लोग को बता रहा हूं। देखो बेटा मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये प्रोमेरिस्टम है ना, ये प्रोमेरिस्टम है जिसे हम लोग प्राइमोर्डियल मेरिस्टम कहते हैं। ये प्रोमेरिस्टम कन्वर्ट होता है आपके प्राइमरी मेरिस्टम में। प्रोमेरिस्टम आपका बनाता है क्या? प्राइमरी मेरिस्टम। अब ये प्राइमरी मेरिस्टम क्या करती है बेटा? डिवाइड करती है। जब ये डिवाइड करती है और फिर क्या बनाती है? प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम। ये क्या बना देती है? प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम बनाती है। ठीक है बेटा, प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम बनाती है। और आपको पता है कि परमानेंट आ गया, इसका मतलब अब ये डिवाइड नहीं करेगी। ठीक, अच्छा, ये प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम जो है ये बनाती है सेकेंडरी मेरिस्टम। ये बनाती है सेकेंडरी मेरिस्टम।
ठीक है बेटा। और ये जो सेकेंडरी मेरिस्टम है ये बनाती है क्या, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम। ठीक है, ये प्राइमरी ये बनाती है क्या बेटा, सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम बनाती है। ठीक है, देखो प्रो मेरिस्टम बनाती है प्राइमरी मेरिस्टम में। प्राइमरी मेरिस्टम बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन, अभी जो मैंने बताया था, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये किसमें कन्वर्ट हो जाती है, ये बेटा कन्वर्ट हो जाती है प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम में। अब इसमें क्या होता है, इसमें एक दूसरा प्रोसेस होता है जिसे हम लोग डी डिफरेंशिएशन कहते हैं, है ना, डी डिफरेंशिएशन कहते हैं। अब ये जो डी डिफरेंशिएशन में क्या होता है कि प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम जो है वो आपका सेकेंडरी मेरिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, फिर बेटा सेकेंडरी मेरिस्टम सेकेंडरी परमानेंट मेरिस्टम में कन्वर्ट होता है बाय री डिफरेंशिएशन से। बाय री डिफरेंशिएशन से, समझ में आ गया, बोलो, नहीं समझ में आया बेटा? असल में वो पूरा प्रोसेस जो है ना, वहां पे जब हम लोग थोड़ा आगे अभी बढ़ेंगे तब वो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा आप लोगों को। वो असल में जरूरत होती है उसकी। वैसे तो ये डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन ना, आप लोग जब एक टॉपिक पढ़ेंगे 4th यूनिट में, मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, जब प्लांट ग्रोथ और जब प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट एक चैप्टर है, ऑक्सिन जिबरेलिन साइटोकाइनिन वाला चैप्टर है, वहां पर डिफरेंशिएशन, री डिफरेंशिएशन और डी डिफरेंशिएशन होता, वहां पर दिया हुआ है। लेकिन मैं यहां पर बता रहा हूं क्योंकि यहां की ही चीज है असल में वो। ठीक है, तो अभी तुम लोग जितना बता रहा हूं उतना समझो। चीजें जैसे जैसे हम आगे चलते चले जाएंगे ना, चीजें आपको और ज्यादा क्लियर होती चली जाएंगे। बात समझ में बेटा, है ना? तो चलते आगे, है ना, आपको समझ में आ जाएगा। तो फिर बेटा ये प्रो मेरिस्टम हो गया। मैंने आपसे क्या कहा कि प्रो मेरिस्टम क्या बनाएगा, प्राइमरी मेरिस्टम। समझ में आया? अब हम लोग देखते हैं प्राइमरी मेरिस्टम। देखो प्राइमरी मेरिस्टम, तो प्राइमरी मेरिस्टम किससे बना है, प्रो मेरिस्टम से, है ना। इट इज डेवलप फ्रॉम प्रो मेरिस्टम एंड गिव राइज टू प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम। कौन कौन सा इसका एग्जांपल है, जैसे एपिकल मेरिस्टम अभी हम पढ़ाएंगे, इंटर कैलरी मेरिस्टम है या इंट्रा फेसिकुलर कैम्बियम है, ये आप लोगों को नहीं समझ में आएगा, इसे बेटा अभी ऐसे ही आप लोग लिख लीजिए। आगे जब अभी हम लोग चलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आपको तब कम समझ में आएगा, जब सेकेंडरी ग्रोथ पढ़ाएंगे ना तब वहां पर आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा है यहां पर अभी कि प्रो मेरिस्टम से प्राइमरी मेरिस्टम बना, है ना, और प्राइमरी मेरिस्टम से बाय द प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन ये प्राइमरी परमानेंट मेरिस्टम बना। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया, प्राइमरी मेरिस्टम पढ़ लिया। अब नेक्स्ट है सेकेंडरी मेरिस्टम। सेकेंडरी मेरिस्टम किससे बनेगा, सेकेंडरी मेरिस्टम बेटा डेवलप होगा मैच्योर टिश्यू से। क्यों मैच्योर टिश्यू, क्योंकि देखो यहां मैंने आप लोगों को बेटा मैंने पहले ही आप लोग बता दिया था कि परमानेंट टिश्यू कैसे होते हैं। जो भी परमानेंट मेरिस्टम होगा या परमानेंट टिश्यू होगा वो कैसा होगा, मैच्योर होगा। ठीक है, तो इट डेवलप फ्रॉम मैच्योर टिश्यू आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है ना बेटा, जो सेकेंडरी मेरिस्टम होता है, मैंने यहां लिख रखा कि आफ्टर सर्टेन स्टेज, ये बात सही है। अगर प्लांट के शुरू से देखा जाए तो कौन रहता है, प्रो मेरिस्टम और प्राइमरी मेरिस्टम रहता है। लेकिन जब प्लांट की कुछ ग्रोथ हो जाती है उसके बाद फॉर्मेशन किसका होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम का। नहीं समझ आए? ऐसे समझो, आपको ये बात पता है कि हमारी बॉडी में अगर मैं कहूं स्किन की सेल, तो जाहिर सी बात है पैदाइश से स्किन सेल हमारी बॉडी में मौजूद होती है, होती नहीं होती, होती है ना बेटा। इसी तरीके से मैं कहूं कि ब्लड सेल या बोन सेल, है ना, बोन सेल, तो आप ये जानते हैं कि चाहे बोन सेल की बात कर लूं, चाहे हार्ट सेल की बात कर लूं, चाहे मैं ब्लड सेल की बात कर लूं, ये सारी की सारी सेल्स क्या होती हैं, फ्रॉम बर्थ, पैदाइश से हमारी बॉडी में मौजूद होती है। लेकिन अगर मान लो मैं किसी सेल की बात करूं, कोई एक्स सेल है, मान लेते हैं एक्स सेल, है ना, और ये एक्स सेल मान लीजिए मैं कहूं कि 10 साल के बाद ग्रो हो रही है ना, 10 साल से बाद ग्रो हो रही है, तो ये क्या होगी, ये सेकेंडरी मेरिस्टम होगी। यहां पर भी ऐसा ही होता है। ये जो है ना प्रो मेरिस्टम या प्राइमरी मेरिस्टम, या प्रो मेरिस्टम तो फ्रॉम बर्थ होता है, क्योंकि प्रो मेरिस्टम से ही प्राइमरी मेरिस्टम डेवलप होता है। लेकिन प्राइमरी मेरिस्टम से जो सेकेंडरी मेरिस्टम डेवलप होता है, ये डेवलप होता है आफ्टर सर्टेन एज ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ प्लांट। देखो जो बात मैंने लिखी है, आफ्टर सर्टेन स्टेज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्लांट, डेवलपमेंट ऑफ प्लांट के कुछ दिनों के बाद जाके क्या होता है, सेकेंडरी मेरिस्टम का फॉर्मेशन होता है। और इसका एग्जाम्पल क्या है,
इंटरफेसिकुलर कैम्बियम, देखो यहां पर बेटा इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, ये बात याद रखिएगा। यहां पर मैंने लिख रखा है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, है ना, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम है, और यहां पर इंटरफेसिकुलर कैम्बियम है, दोनों फर्क होता है और क्वेश्चन भी काफी आता है, इसलिए याद रखिएगा इंट्रा की जब बात हो तो वो प्राइमरी का पार्ट होता है, और जब इंटर की बात हो तो वो सेकेंडरी का पार्ट होता है। कॉर्क कैम्बियम, वैस्कुलर कैम्बियम, ये सारी बातें बेटा हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये तो एक मैंने आप लोगों को बता दिया, प्रोकैम्बियम, प्राइमरी मेरिस्टम, सेकेंडरी मेरिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन, फंक्शन के बेसिस पे। फंक्शन के बेसिस पे बेटा तीन पार्ट में डिवाइड किया गया है, प्रोटोडर्म है, प्रोकैम्बियम है और ग्राउंड मेरिस्टमेटिक है। प्रोटोडर्म मतलब प्लांट का वो पार्ट, वो सेल्स जो, या वो मेरिस्टमेटिक, जो मेरिस्टम्स जो क्या करें, एपिडर्मिस का फॉर्मेशन करें। तुम्हें पता है बेटा एपिडर्मिस क्या होती है, ये आप लोग जानते हैं, एपिडर्मिस आउटर मोस्ट लेयर होती है, जो प्लांट की जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है उसे बेटा हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग एपिडर्मिस कहेंगे। बात समझ में आई? जो सबसे बाहर वाली लेयर होती है बेटा, इसमें ज्यादातर टॉपिक आपको ऐसा है ना, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, है ना। इसी तरीके से उसके बाद के जो टिश्यूज होते हैं, बाद के जो टिश्यूज होते हैं वो होता है कॉर्टेक्स होता है, इंडोडर्मिस है, हाइपोडर्मिस है, जनरल कॉर्टेक्स है, वो सब ये इस तरीके से जो मैं बता रहा हूं, है ना। तो वो क्या होगा बेटा, प्रोकैम्बियम होगा। प्रोकैम्बियम डेवलप इनटू प्राइमरी वैस्कुलर टिश्यूज। वैस्कुलर टिश्यू मैंने पहले ही आपको बता दिया, जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और ग्राउंड मेरिस्टमेटिक में क्या आएगा बेटा, कॉर्टेक्स आएगा, पिथ आएगा, पेरिसाइकिल, हाइपोडर्मिस आएगा। कॉर्टेक्स असल में तीन चीजों को मिला के कहते हैं, किसको किसको, हाइपोडर्मिस, ग्राउंड टिश्यू और इंडोडर्मिस, इन सबको मिला के हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं। तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि सर ये पिथ क्या है, तब ये पेरिसाइकिल क्या है। अभी इसको बस जैसे लिखा है बस उसको ऐसे लिख लेने दो। अभी थोड़ा सा आगे जब हम लोग चलेंगे, थोड़ा सा टॉपिक आगे बढ़ेंगे, एक एक चीज आपको समझ में आती चली जाएगी। अभी सिर्फ आप समझ लीजिए, अच्छा ठीक है, ग्राउंड मेरिस्टम से ये सारी चीजें डेवलप होती हैं। अभी आपको क्लियर नहीं है कि पिथ क्या है, पेरिसाइकिल क्या है, कॉर्टेक्स क्या है। बस मैं ये लिख दे रहा हूं कि कॉर्टेक्स असल में तीन चीजों से मिलकर बना होता है, एक हाइपोडर्मिस है, ठीक है, एक हाइपोडर्मिस है, एक बेटा जनरल कॉर्टेक्स है, और एक आपका इंडोडर्मिस है। ये तीन चीजें होती हैं, ठीक है बेटा, ये तीन चीजें इसमें होती हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। अब थर्ड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन इन प्लांट, कि प्लांट के किस पॉइंट पे या किस जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू पाया जाता है, इसके बेसिस पे हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं। सबसे पहला वाला जो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, एपिकल मेरिस्टम, है ना, जो सबसे पहला है बेटा वो एपिकल मेरिस्टम है। उसके बाद है आपका दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम है, और थर्ड है लैटरल मेरिस्टम है, वो हम लोग आगे अभी पढ़ेंगे। तो पहला क्या है, एपिकल मेरिस्टम है बेटा, दूसरा है इंटरकैलरी मेरिस्टम, और तीसरा है आपका लैटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम, है ना, लैटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम। वो बेटा अभी हम लोग इन दोनों को थोड़ा सा आगे जाके पढ़ेंगे, अभी फिलहाल आज की ही क्लास में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा आगे जाके पढ़ेंगे। अभी सबसे पहले हम लोग एपिकल मेरिस्टम स्टार्ट करते हैं कि एपिकल मेरिस्टम होता क्या है। देखिए एपिकल मेरिस्टम जैसे नाम से समझ में आ रहा, एपिकल, है ना, यानी वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू विच इज फाउंड एट द टिप ऑफ प्लांट, वेदर इट इज शूट और रूट। यानी मान लो ये बेटा आपका प्लांट है, ये इसकी रूट है, मान लीजिए ये प्लांट है, बहुत खराब सा डायग्राम बना है, ठीक है, ये एक प्लांट है, ये इसकी शूट है। अब अगर ये जो ये एपिकल शूट जो होगी वो क्या होगी, टिप पे पाई जाएगी, एपिकल शूट मेरिस्टम जो होगी वो टिप पे होगी, और यहां पर क्या होगा, ये एपिकल रूट मेरिस्टम होगी।
यानी हम ये बात कह सकते हैं कि जो एपिकल मेरिस्टम जो है, इट इज फाउंड एट द एपेक्स ऑफ शूट एंड एट द एपेक्स ऑफ, एपेक्स मतलब होता है एकदम ऊपर वाला पॉइंट, है ना, ऑफ apical, it is found at the apex of root. Okay, see here meristematic tissue which occur at the tip of root and shoot. और ये जो apical मेरिस्टम होता है, इसकी वजह से प्लांट जो है लंबाई में बढ़ता है. It is responsible actually this apical मेरिस्टम and intercalary मेरिस्टम, इन दोनों की वजह से प्लांट लेंथ में बढ़ता है, यानी लंबाई में बढ़ता है. और ये जो लैटरल मेरिस्टम है, इसकी वजह से प्लांट गर्थ में यानी चौड़ाई में बढ़ता है. बात समझ में? लैटरल मेरिस्टम की वजह से प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है. ठीक है. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन लेंथ. एपिकल मेरिस्टम प्रोड्यूस डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू. एकदम परेशान मत होइए, ये क्या क्या चीज है, अभी हम लोग आगे इसको पढ़ेंगे. ठीक है बेटा, इसको हम लोग आगे पढ़ेंगे. दिस इज डर्मल टिश्यू, DERMAL, डर्मल टिश्यू, ग्राउंड टिश्यू एंड वैस्कुलर टिश्यू. वैस्कुलर टिश्यू आप लोग जानते हैं, एक जाइलम है और एक आपका फ्लोएम है. ठीक है, चलो आगे देखते हैं. Next, during formation of leaf या elongation of stem, some cells are left behind from the shoot apical meristem and form the axillary bud, which such buds are present at the axil of leaf and are capable of forming branches या flower. देखो क्या मतलब है इसका. देखो देखिए बेटा, ये आपका एक प्लांट मैंने दिखाया है, ये स्टेम है. ठीक है, स्टेम है. अब देखो ये स्टेम है. अब ये लीफ है, आपको पता है ये लीफ है और ये लीफ की डंठल है. अब जिस पॉइंट से ये अटैच होगा ना, इसे हम लोग एक्सिल कहते हैं. देखो ये एक्सिल होगा, ये एक्सिल कहलाएगा. ठीक है, ये एक्सिल कहलाएगा. आपको पता है कि जो एक्सिल होती है वहां पर बर्ड्स हो सकती हैं. बर्ड्स हो सकती है, जैसे मान लो अगर मैं कहूं कि यहां पर बर्ड्स है, ये बर्ड है, तो इस बर्ड को आप लोग क्या कहेंगे? इस बर्ड को बेटा एक्सिलरी बर्ड कहा जाएगा, है ना. इसे हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहेंगे. इस पॉइंट को, यानी समझो जो लीफ है जिस पॉइंट से अटैच होती है स्टेम पे, उसे हम लोग क्या कहते हैं? एक्सिल कहते हैं. बात समझ में? और वहां से एक बर्ड, एक कली की तरह एक स्ट्रक्चर डेवलप होता है जो फर्दर जाके नया ब्रांच या फ्लावर डेवलप करता है. आपको बर्ड है, आपको पता है कि बर्ड है, इसका मतलब क्या है? ये फ्लावर में डेवलप करेगी. इसे हम लोग एक्सिलरी बर्ड कहते हैं. लेकिन एक बर्ड और होती है, देखो बात यही समझ लो. अगर मान लो यहां पर कोई बर्ड डेवलप कर जाए, यहां पर ऐसे, है ना, यहां पे एकदम टिप पे, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? एपिकल बर्ड, है ना, या लैटरल बर्ड कहेंगे. उसे हम लोग एपिकल बर्ड या लैटरल बर्ड कहेंगे. बोलिए बेटा, बात समझ में आई? तो यहां पे यही बात कह रहा है कि जो एपिकल मेरिस्टम होती है यहां पर, और उसी एपिकल मेरिस्टम से एक्सिलरी बर्ड का डेवलपमेंट होता है, और यही एक्सिलरी बर्ड जो है वो फर्दर ग्रो करेगी तो नया एक फ्लावर या ब्रांच बनाएगी. बात समझ में आई? आगे देखिए. within root and stem occur with the help of apical growth in root and is called primary growth कहते हैं उसे. ठीक है बेटा, उसे हम लोग प्राइमरी ग्रोथ कहते हैं. आगे देखिए. तो सबसे पहले हम लोग शूट एपिकल मेरिस्टम पे डिस्कस करते हैं. देखो मैंने आपसे क्या बताया कि जो एपिकल मेरिस्टम है, एपिकल मेरिस्टम जो है वो दो पार्ट में डिवाइड होता है. वो एपिकल मेरिस्टम which is found at the shoot, है ना, which is found at the tip of shoot या apical position of shoot is called apical shoot meristem. और दूसरा क्या है आपका? apical root meristem. बात समझ आई? देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि सबसे पहले हम लोग क्या डिस्कस करेंगे? एपिकल मेरिस्टम डिस्कस करेंगे.
एपिकल मेरिस्टम में हम लोग एपिकल रूट मेरिस्टम भी डिस्कस करेंगे और एपिकल शूट मेरिस्टम भी डिस्कस करेंगे। जब हम लोग पूरा एपिकल मेरिस्टम डिस्कस कर लेंगे उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इंटरकैलरी मेरिस्टम डिस्कस करेंगे और सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टम डिस्कस करेंगे। बात समझ में आ गई? आगे देखिए, देखो बेटा, अब सबसे पहले हम लोग को शूट एपिकल मेरिस्टम पे डिस्कस करना है। मैंने आप लोगों को कई बार कहा कि शूट एपिकल मेरिस्टम इज प्रेजेंट एट द एपिकल या टिप ऑफ शूट। अब देखो बहुत सी थ्योरीज दी गई है कि किस तरीके से वो एपिकल मेरिस्टम विच इज फाउंड एट द टिप, जो टिप पे जो मेरिस्टम पाया जाता है वो किस तरीके से फंक्शन करता है, किस तरीके से डिवाइड करके पूरे प्लांट का डेवलपमेंट करता है। ठीक है, so several theories have been put forward to explain the activity of shoot apical meristem। उसमें सबसे पहली थ्योरी है एपिकल सेल थ्योरी। दिस एपिकल सेल थ्योरी इज also applicable to gymnosperm with some changes। so बेटा पहली चीज जल्दी देख लिया जाए, एपिकल सेल थ्योरी नगेली ने दिया था बेटा, है ना, नगेली ने दिया। और इनके लिहाज से अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी सिंगल जो एपिकल मेरिस्टमैटिक सेल जो होता है ना, सिंगल एपिकल मेरिस्टमैटिक सेल होता है उसमें जबरदस्त तेजी से डिवीजन होता है और उस डिवीजन से क्या होता है, पूरा जो प्लांट का फॉर्मेशन हो जाता है। एक सेल होती है और उस एक सेल से डिवीजन हो जाता है। देखो मैं आपको थ्योरी पढ़ा रहा हूं बेटा, है ना, इसमें ये गलत भी हो सकती है, मतलब चांसेस बहुत है कि गलत भी हो जाए, थ्योरी है, कोई प्रूफ एक्सपेरिमेंटल प्रूफ कोई चीज तो नहीं पढ़ा रहा हूं ना। इन्होंने अलग अलग लोगों ने दिया कि भाई किस तरीके से एपिकल मेरिस्टमैटिक जो सेल्स होती है कैसे काम करती है। दिस इज एप्लीकेबल टू अलगा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। और लास्ट, इट इज नॉट एप्लीकेबल टू जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। ये बात आप लोग याद रखिएगा। अब दूसरी थ्योरी है हमारी हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी बेटा हैंस्टेन ने दी थी, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है मेडिकल में बेटा, इन सबसे पूछा हुआ क्वेश्चन है, लास्ट ईयर अलग अलग कॉम्पिटिशन में ये पूछे गए। तो हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टन ने दिया। अकॉर्डिंग टू बेटा ये हिस्टोजन थ्योरी के लिहाज से जो हमारा जो भी पूरा जो जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म का जो पूरा डेवलपमेंट हुआ है ना, वो असल में 3 लेयर से डेवलपमेंट होता है। मेरिस्टमैटिक जो सेल्स होती हैं उनमें 3 लेयर बन जाती हैं, डिवाइड होकर 3 लेयर बन जाती हैं। उन 3 लेयर को हम लोग क्या कहते हैं, हिस्टोजन कहते हैं। और वो जो 3 लेयर है वो फर्दर पूरे प्लांट की बॉडी का फॉर्मेशन करती है। ठीक है बेटा, उसमें वो कौन कौन सी है, सबसे बाहर की तरफ होती है डर्मेटोजन, जो कि क्या बनाती है, एपिडर्मिस, है ना, एपिडर्मल लेयर, क्योंकि आपको पता है कि एपिडर्मिस सबसे बाहर की लेयर होती है। उसके बाद होती है पेरिब्लम, जो कॉर्टेक्स वाला बनाती है। कॉर्टेक्स मैंने आपसे कहा कि हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स और इंडोडर्मिस, इसको मिला के हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स। और सबसे अंदर की तरफ जो लेयर होती है उसे हम लोग प्ल्यूरोम कहते हैं, वो बनाती है पेरिसाइकिल है, पिथ है, वैस्कुलर बंडल है ना, बात समझ में। यानी अगर ऐसे देखो तो सबसे बाहर की लेयर कौन सी हो गई, एपिडर्मिस, है ना। उसके बाद की लेयर, अगर मैं एक रफ सा डायग्राम ऐसे बना दूं, तो ये क्या हो गया, ये कॉर्टेक्स हो गया। उसके बाद बेटा उसके बाद ये जो लेयर मैं बना रहा हूं अभी, ये क्या हो जाएगा, ये इंडोडर्मिस हो जाएगा। ठीक है, इंडोडर्मिस हो जाएगा। उसके बाद बेटा बीच में होती है पिथ, है ना, और इधर इधर होती है पेरिसाइकिल होती है, और दूसरी चीज जो वैस्कुलर बंडल्स होते हैं यानी जाइलम और फ्लोएम, वो भी यहीं पाए जाते हैं। तो ये तो मैंने बहुत एक रफ सा बनाया है, आगे हम लोग चलेंगे तो टॉपिक अभी आएगा। ठीक है बेटा, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी शूट एपेक्स हैव 3 जोन विच आर टुगेदर कॉल्ड हिस्टोजन। और जो भी डेवलपमेंट होता है वो इन्हीं 3 लेयर्स की वजह से होता है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं हम लोग। एक पॉइंट जरा देख लीजिए आप लोग, ये जो हिस्टोजन थ्योरी मैंने आपको बताई है कि जो भी शूट का जो फॉर्मेशन होता है वो असल में इसी शूट एपिकल मेरिस्टम की वजह से होता है, 3 लेयर बनती है। इसी तरह की थ्योरी रूट के लिए भी दी गई थी, किसने, हिस्टोजन थ्योरी हैंस्टन ने दिया था, लेकिन उसमें थोड़ा सा फर्क था। हम शूट के लिए क्या होना चाहिए, 3 लेयर होनी चाहिए, और 3 लेयर से पूरा शूट का डेवलपमेंट हो जाएगा। लेकिन इन्होंने जब रूट के लिए दिया, रूट एपिकल मेरिस्टम के लिए दिया, तो वहां कहा कि वहां 4 लेयर होती है। देखो
A fourth type of histogen is also present in monocotyledonous root apex, लेकिन याद रखना किसमें, monocotyledonous root apex which is called calyptrogen, उसे हम लोग calyptrogen कहते हैं, ठीक है। और जो रूट, असल में calyptrogen होता क्या है, जो रूट कैप का फॉर्मेशन होता है ना, मैंने आप लोगों को बता रखा है बेटा, याद करो मॉर्फोलॉजी में, रूट कैप है ना, रूट कैप का जो फॉर्मेशन, रूट कैप को हम लोग कैलिप्ट्रा भी कहते हैं, और उसका फॉर्मेशन, उसके फॉर्मेशन के लिए एक बाकायदा एक अलग लेयर होती है मोनोकॉट में, जिसे हम लोग कैलिप्ट्रोजन कहते हैं। तो यानी कहने का मतलब है कि जिस तरीके से डाइकॉट में और शूट में 3 लेयर हो रही थी, ये और ये, अगर हम लोग रूट की बात करें तो क्या होगा, यहां पर एक लेयर और बढ़ जाएगी जिसे हम लोग कैलिप्ट्रोजन कहेंगे, ठीक है। वो क्या काम करेगी, सिर्फ और सिर्फ रूट की जो सेल्स होती हैं उनका, रूट कैप जो होती है उनका फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। देखो इन मोनोकॉट, तो ये हो गई हमारी सेकंड ट्यूनिका हिस्टोजन थ्योरी। अब नेक्स्ट है बेटा ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी। इस थ्योरी के लिहाज से बेटा जो प्लांट की बॉडी का जो फॉर्मेशन होता है, शूट एपिकल का जो फॉर्मेशन होता है शूट एपिकल मेरिस्टम के जरिए से, ये असल में 2 लेयर बनाती है, एक ट्यूनिका बनाती है और दूसरी कॉर्पस बनाती है। देखो ये 2 लेयर बनाती है, एक ट्यूनिका होती है और दूसरी कैसी होती है, कॉर्पस होती है। ट्यूनिका कैसी होती है बेटा, सिंगल लेयर होती है और फॉर्म एपिडर्मिस। ट्यूनिका जो है वो एपिडर्मिस बनाती है और कॉर्पस जो होती है वो पूरी बॉडी का फॉर्मेशन करती है। अभी मैं आपको बताता हूं। डिवाइड बाय एंटीक्लाइनल स्मॉल इन साइज। अभी मैं इसका मतलब बताता हूं कि एंटीक्लाइनल का क्या मतलब होता है। देखो जैसे मान लो अगर मैं कहूं ये देख बेटा, ये ट्यूनिका वाली लेयर है जो क्या करेगा, बाहर की जो एपिडर्मिस है ना, बाहर वाली एपिडर्मिस, उसका फॉर्मेशन करेगा। और ये क्या है, ये कॉर्पस है जो कि पूरी ये प्लांट की बॉडी है। ये बाहर की जो लेयर का फॉर्मेशन होगा वो किसके जरिए से होगा, ट्यूनिका के जरिए से, है ना, ट्यूनिका के जरिए से। और ये है कॉर्पस, ठीक है बेटा। कॉर्पस क्या करेगा, जो मेन प्लांट बॉडी है उसका फॉर्मेशन करेगा। अब जरा यहां पर मैं तुम्हें एक चीज बता दूं और देखो, जो डिवीजन होता है ना वो 2 तरीके से होता है, एक एंटीक्लाइनल होता है, एक पेरिक्लाइनल होता है। अभी आपने देखा पीछे की तरफ यहां लिखा हुआ था ना एंटीक्लाइनल, ये देखो एंटीक्लाइनल क्या होता है मैं बता दे रहा हूं आपको। देखो 2 तरीके से होता है बेटा, एक होता है पेरिक्लाइनल, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है, और एक होता है एंटीक्लाइनल। इसे लिख लेना, बहुत जगह यह आएगा, खासकर प्लांट का जब भी डिवीजन पढ़ोगे वहां पर ये चीज आती है। तो एक होता है पेरिक्लाइनल डिवीजन और एक होता है एंटीक्लाइनल डिवीजन, ठीक है भाई। पेरिक्लाइनल डिवीजन क्या होता है, ये असल में बेटा पेरिक्लाइनल डिवीजन जो होता है ये पैरेलल होता है, जो टिश्यूज होते हैं ना उसके पैरेलल में जब डिवीजन होता है। जैसे मान लो देखो ये सेल है ना, जब सेल के पैरेलल में डिवीजन हो रहा है तो ये क्या होगा, पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा। बात समझ में बेटा, ये पेरिक्लाइनल डिवीजन होगी। अच्छा, पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन से क्या होता है, प्लांट जो है वो रो में बढ़ता है। जैसे मान लो ये एक सेल है, इस तरीके से मैं दिखाऊं। अब जाहिर सी बात, अगर ऐसे डिवाइड होगा, फिर ऐसे डिवाइड होगा, फिर ऐसे डिवाइड होगा, तो क्या है, इसका क्या है कि प्लांट रो में बढ़ रहा है। रो में बढ़ने की वजह से प्लांट लेंथ में बढ़ रहा है। तो जब भी प्लांट को लेंथ में यानी लंबाई में बढ़ना होता है तो उसकी सेल में कौन सा डिवीजन होता है, पेरिक्लाइनल डिवीजन होता है। लीड टू इंक्रीज इन लेंथ ऑफ प्लांट। इसकी वजह से क्या होता है बेटा, प्लांट कैसे बढ़ता है, लंबाई में बढ़ता है। बात समझ में आ गई, पैरेलल में डिवीजन होता है। एंटीक्लाइनल क्या होता है, वो बेटा परपेंडिकुलर में डिवीजन होता है। यानी अगर मान लीजिए कोई सेल है ऐसे, तो वो परपेंडिकुलर डिवीजन होता है। परपेंडिकुलर डिवीजन से क्या होता है, प्लांट जो है चौड़ाई में बढ़ता है, यानी विड्थ में उसकी बढ़ती है, यानी उसकी उसकी जो गर्थ है वो उसमें डेवलपमेंट होता है।
तो जब भी प्लांट को लेंथ में बढ़ना होगा तो वो पेरिक्लाइनल डिवीजन होगा उसकी सेल्स, और एंटीक्लाइनल क्या होता है, ये परपेंडिकुलर होता है। ठीक है बेटा, ये पेरिक्लाइनल पैरेलल होता है और ये परपेंडिकुलर डिवीजन होता है, 90 डिग्री पे डिवीजन होता है। ये सेल है इस तरीके से, है ना, इस तरीके से डिवीजन होता है और जिसकी वजह से प्लांट चौड़ाई में बढ़ता है। ठीक है, तो मैंने आपसे क्या बताया कि कॉर्पस जो होता है सेल डिवाइड इन ऑल प्लेन, हर प्लेन में, यानी इसमें एंटीक्लाइनल भी हो सकता है, पेरिक्लाइनल, सभी तरह का डिवीजन होता है। यानी ऐसे मैं अगर कहूं कि ये सेल है, इसमें अभी ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, यानी हर तरह का डिवीजन इसमें कॉर्पस वाले पार्ट में पॉसिबल होता है। सही सी बात है, ये जरूरी भी होता है, क्योंकि मैंने आपसे क्या कहा कि कॉर्पस जो है, जो कॉर्पस वाली लेयर है, उसे मेन प्लांट बनाना होता है। तो मेन प्लांट जो होता है वो तो बहुत ज्यादा चौड़ा होता है, लंबा होता है, बहुत ज्यादा डेवलप होता है। तो डेवलप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसलिए इसे हर तरह का, यानी एंटीक्लाइनल और पेरिक्लाइनल डिवीजन सारी तरह का करना पड़ता है। बोलिए बेटा, समझ में आया? लेकिन इसमें देखिए आप लोग, क्योंकि ये सिर्फ एपिडर्मिस बनाती है और आपको पता है कि एपिडर्मिस कैसी होती है, ऐसी होती है। अब आप देखो ये क्या है, चौड़ाई में बढ़ रही है ना, बोलो, अपने नंबर को ऐसे बढ़ा रही है, इसीलिए क्या है, इसमें एंटीक्लाइनल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, तो ये हो गया 3 थ्योरी मैंने आप लोगों को शूट एपिकल मेरिस्टम की पढ़ा दिया। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे बेटा चलते हैं, वो है हमारा रूट एपिकल मेरिस्टम। रूट एपिकल मेरिस्टम मैं आपको बता चुका हूं, जो कि रूट पे पाया जाए, रूट के टिप पे पाया जाए। लेकिन यहां पर एक बात और बता दूंगा, रूट के टिप पे बेटा अगर ऐसे बात किया जाए कि शूट एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड एट द टिप ऑफ शूट, ये बात सही है। लेकिन अगर मैं कहूं कि रूट एपिकल मेरिस्टम इज फाउंड एट द टिप ऑफ रूट, ये बात बहुत सही नहीं होगी, क्योंकि जो रूट होती है ना, उसके टिप पे क्या पाया जाता है, उसके टिप पे बेटा रूट कैप होती है ना, रूट कैप होती है। और यहां पर क्या होता है, ये है आपकी रूट एपिकल मेरिस्टम। ठीक है, यहां पर होता है रूट एपिकल मेरिस्टम होता है। ठीक है बेटा, अच्छा समझ में आ गया? तो हम ये कह सकते हैं कि रूट कैप इज प्रेजेंट ड्यू टू विच रूट एपेक्स इज सब टर्मिनल, यानी एकदम टर्मिनल पे नहीं होती है, बल्कि टर्मिनल से थोड़ा सा पीछे होती है, यानी सब टर्मिनल पोजीशन होती है। ठीक है, अब इसमें भी 3 थ्योरी है रूट एपिकल मेरिस्टम को की एक्टिविटी किस तरीके से होती है उसको एक्सप्लेन करने के लिए बेटा 3 थ्योरी है। पहली रूट एपिकल थ्योरी, सॉरी एपिकल सेल थ्योरी, दूसरा है हिस्टोजन थ्योरी जिसमें 4 लेयर होगी, और तीसरी होती है कार्पस कप्पे थ्योरी। ये 3 थ्योरी होती है। इसमें भी वही चीज होती है बेटा, सिंगल सेल एपिकल सेल होती है जिसकी वजह से पूरा का पूरा रूट का फॉर्मेशन होता है। बट दिस थ्योरी इज एप्लीकेबल टू टेरिडोफाइटा एंड जिम्नोस्पर्म एंड नॉट टू एंजियोस्पर्म। तो ये हो गई एपिकल थ्योरी। ओके बेटा, अब नेक्स्ट है हमारा, वो है हिस्टोजन थ्योरी। पहली हमारी रूट एपिकल थ्योरी हो गई जिसे नगेली ने दिया था। अब नेक्स्ट बेटा हम लोग डिस्कस करेंगे हिस्टोजन थ्योरी। हिस्टोजन थ्योरी हमने शूट एपिकल मेरिस्टम के लिए भी डिस्कस किया था और रूट एपिकल मेरिस्टम के लिए भी डिस्कस किया था। यहां पर हिस्टोजन थ्योरी जिसे हैंस्टीन ने दिया था, इन केस ऑफ रूट और स्पेशली मोनोकॉट रूट के केस में बेटा, जो मेरिस्टेमेटिक जोन होता है उसमें 4 हिस्टोजन की लेयर होती हैं। ठीक है, 4 हिस्टोजन की लेयर होती हैं। एक है बेटा डर्मेटोजन, एक है आपका डर्मेटोजन जिससे एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। दूसरा है फिर पेरिब्लम जिससे कॉर्टेक्स, इंडोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स का फॉर्मेशन होगा, हाइपोडर्मिस का फॉर्मेशन होगा। तीसरा है प्लूरॉन। ठीक है, ये सबसे आउटर मोस्ट, ये सबसे इनर मोस्ट। प्लूरॉन का बेटा इससे वैस्कुलर बंडल, पेरिसाइकिल और पित्त का, और जो कैलिप्ट्रोजन का जो होता है, कैलिप्ट्रोजन जो 4th लेयर होती है, जो 4th लेयर है बेटा, जो 4th लेयर है कैलिप्ट्रोजन, उससे क्या होता है, रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आई? उससे बेटा आपका रूट कैप का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, आगे चले। ठीक है बेटा, मोनोकॉट केस में, यानी इन डाइकोटिलिडनस प्लांट रूट कैप एंड एपिडर्मिस इज डेवलप्ड बाय डर्मेटोजन। कहने का मतलब यह है कि अगर मैं डाइकॉट रूट की बात करूं तो वहां पर 3 लेयर हिस्टोजन जो होगी वो 3 लेयर की होगी। ठीक है,
और जो डर्मेटोजन होगा उसी से रूट कैप और एपिडर्मिस का फॉर्मेशन होगा, यानी वहां पर 3 ही लेयर होगी, डर्मेटोजन होगी, पेरिब्लम होगी और प्लूरोम होगी, 3 लेयर होगी। अगर लेकिन मैं मोनोकॉट रूट की बात करूं, मोनोकॉट रूट के केस में बेटा वहां पर 4 लेयर होगी, डर्मेटोजन, पेरिब्लम, प्लूरोम और कैलिप्ट्रोजन होगी। बात समझ में आई बेटा? अच्छा, एक जरा पॉइंट देखिए, जैसे कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें सिर्फ एक ही हिस्टोजन लेयर पाई जाती है और उसी से पूरा प्लांट का डेवलपमेंट होता है, जैसे रैननकुलस। कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें 2 हिस्टोजन होती है, मैक्सिमम के केस में 3 होती है, 2 किस्में होती है कैसुएरिना में, ठीक है। और रूट कैप बेटा एब्सेंट होती है किसमें? हाइड्रोफाइट्स में। ये बात हम लोग कर चुके हैं, कहां पर बेटा ये बात कर चुके हैं? ये बात बेटा हम लोग जब आप याद करिए, जब रूट पढ़ा रहा था मैं आप लोगों को, तब इस मॉर्फोलॉजी चैप्टर में, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर में जब रूट पढ़ा रहा था तो वहां पर मैंने आप लोगों को बताया था ये बात, ठीक है। ये बात बेटा मैंने आप लोगों को बताई थी। अच्छा, आगे देखते हैं अब। अच्छा, एक चीज ये देखो, देखिए बेटा, ये है, ये कौन सी लेयर होगी? पेरिब्लम होगी, नहीं प्लूरोम होगी, है ना, सबसे अंदर वाली। उसके बाद ये वाली कौन सी होगी? ये पेरिब्लम होगी। और सबसे बाहर वाली ये कौन सी होगी? ये होगी डर्मेटोजन होगी, ठीक है बेटा, ये डर्मेटोजन होगी। और उसके बाद क्या होती है? उसके बाद होती है रूट कैप होती है, ठीक है। उसके बाद आपकी रूट कैप होती है, इस तरीके से होती है, ये याद रखिएगा, इसी तरीके से लेयर होती है। अच्छा, सबसे लास्ट की जो थ्योरी है वो क्या है? कार्पस कप्पे थ्योरी। इसमें जो कार्पर है ये बेटा मेन प्लांट जो होता है वो इसी कार्पस से बनता है, और कप्पे से क्या होता है? कप्पे से सिर्फ कैप का फॉर्मेशन होता है, यानी एपिडर्मिस का जो फॉर्मेशन होता है वो यहां पर, यानी कहने का मतलब है 2 लेयर बनती है, कार्पस है और कप्पे है। इस लेयर का नाम होता है, कप्पे से कैप का फॉर्मेशन होता है और कार्पर से पूरी बॉडी का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट एक चीज देखते हैं बेटा, क्विसेंट सेंटर। ये क्विसेंट सेंटर कहां होता है? इसी को बनाने के लिए मैंने ये डायग्राम बनाया था। देखिए बेटा, क्विसेंट सेंटर जो होता है ये एक तरह की इनएक्टिव सेल होती है ना, ये इनएक्टिव सेल होती है, और इसे सबसे पहले मेज की रूट में देखा गया। और ये पाई कहां जाती है? ये इनएक्टिव रूट्स होती है, ये पाई कहां जाती है? ये बेटा यहां पाई जाती है। देखो मैंने आपको बताया ये डर्मेटोजन है, और यहां पर क्या होगी? यहां की जो लेयर होगी उसे हम लोग क्या कहेंगे? उसे कैलिप्ट्रोजन कहेंगे, ठीक है, ये कैलिप्ट्रोजन होगी। तो कैलिप्ट्रोजन और डर्मेटोजन के बीच में यहां पर ये क्या होगी? क्विसेंट। ये बेटा क्विसेंट सेंटर होगा, ठीक है। क्विसेंट सेंटर होता क्या है? मैंने आपको बताया बेटा, क्विसेंट सेंटर क्या होता है? इनएक्टिव सेल्स होती हैं, इनएक्टिव सेल्स होती हैं विच इज फाउंड बिटवीन डर्मेटोजन एंड कैलिप्ट्रोजन, जो डर्मेटोजन के और कैलिप्ट्रोजन के बीच में पाई जाती हैं, ठीक है, डर्मेटोजन और कैलिप्ट्रोजन के बीच में पाई जाती हैं। तो अब ये सवाल ये होता है भाई इसका फंक्शन क्या होता है, क्यों पाई जाती है? असल में बेटा ये तो होती है इनएक्टिव, लेकिन जब भी ऐसा हो कि मेरिस्टेमेटिक सेल मान लीजिए इंजर्ड हो गई हो, है ना, मान लीजिए मेरिस्टेमेटिक सेल इंजर्ड हो गई हो, या मेरिस्टेमेटिक सेल किसी वजह से फंक्शन नहीं कर पा रही हो, मतलब डिवाइड नहीं कर पा रही हो, उस केस में क्या होगा? उस केस में ये जो क्विसेंट सेंटर वाली जो सेल्स होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं और फिर वो डिवाइड करने लगती हैं, ठीक है। लेकिन उसके बाद जब मेरिस्टेमेटिक फिर से डिवाइड एक्टिव हो जाती है तो ये अपने आप फिर इनएक्टिव हो जाती है। यानी नॉर्मल केस में जो क्विसेंट सेंटर में जो सेल्स होती हैं वो कैसी होती हैं? इनएक्टिव हो जाती हैं। लेकिन ये एक्टिव भी हो सकती हैं कुछ कंडीशंस में। वो कौन सी कंडीशन है बेटा? वो कंडीशन ये है कि जो मेरिस्टेमेटिक सेल है वो इंजर्ड हो गई हो या किसी वजह से डिवाइड ना कर पा रही हो, ठीक है, तब वो एक्टिव हो जाती है। लेकिन जब ये, और लेकिन उसके बाद कुछ दिन के बाद ये फिर इनएक्टिव भी हो जाती हैं,
ठीक है, ये इस तरीके से होती हैं। तो इस सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, क्विसेंट सेंटर, एंड दिस क्विसेंट सेंटर दिस सेल्स इज फाउंड बिटवीन डर्मेटोजन एंड कैलिप्ट्रोजन। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। ठीक है बेटा, तो अब यहां पर हमारा क्या कंप्लीट हो गया, यहां पर बेटा हमारा कंप्लीट हो गया एपिकल पेरिस्टम। मैंने आपको बताया था कि जो मेरिस्टेमेटिक जो सेल्स होती हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो होती है, अगर उसकी पोजीशन के बेसिस पे हम उसे डिवाइड किया जाए तो हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक एपिकल मेरिस्टम होता है, एक इंटरकैलरी मेरिस्टम होता है, और तीसरा क्या है, तीसरा क्या है बेटा, लैटरल मेरिस्टम या सेकेंडरी मेरिस्टम। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं इंटरकैलरी मेरिस्टम। इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या होता है, वो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया जाता है या ऑर्गन के जस्ट नीचे की तरफ पाया जाता है ना। जैसे मान लो ये स्टेम है हमारी, ये लीफ है ना, ये लीफ है, तो यहां पर पाया जाएगा, यहां पर इस तरीके से पाया जाता है, इस तरह से इसकी पोजीशन होती है। तो इस तरह के मेरिस्टेमेटिक सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक, यानी वो मेरिस्टेमेटिक विच इज फाउंड बिटवीन मैच्योर टिश्यूज, जो मैच्योर टिश्यूज के बीच में पाया था उसे हम लोग इंटरकैलरी मेरिस्टम कहते हैं। इसी कुछ पोजीशन में बता दे रहा हूं, इट इज प्रेजेंट एट द बेस ऑफ इंटरनोड, ये इंटरनोड के बेस पे भी पाया जा सकता है, जैसे ग्रास के केस में, वीट के केस में, बात समझ में बेटा, या एट द बेस ऑफ लीफ इन पाइनस, जैसे मैंने ये डायग्राम दिखाया, पाइनस के बेस पे भी पाया जा सकता है, या एट द बेस ऑफ नोड इन मिंट, है ना। मिंट के कहने का मतलब ये कि जो मैच्योर जो टिश्यूज होते हैं, मैच्योर टिश्यूज जो होते हैं उनके बीच में ही इसकी पोजीशन होती है। वो ऑर्गन के नीचे भी हो सकती है, इंटरनोड के भी हो सकती है, और नोड के नीचे भी हो सकती है। ठीक है, और ये क्या रिस्पॉन्सिबल होती है बेटा, इसकी वजह से भी जो भी ऑर्गन है, जैसे मैंने मान लीजिए कहा कि यहां पाई जा रही है, तो जाहिर सी बात है जब वो यहां पाई जाएगी तो इसकी वजह से क्या होगा, जो लीफ की साइज क्या होगी, बढ़ेगी, यानी ये ऑर्गन के नीचे पाई जाती है और उसकी वजह से ऑर्गन की साइज बढ़ती है। ठीक है, आगे देखते हैं। बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टम आर प्राइमरी मेरिस्टम बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट। देखो ये क्या मतलब है, चाहे एपिकल मेरिस्टम की बात की जाए, चाहे इंटरकैलरी मेरिस्टम की बात की जाए, मैंने आपसे क्या कहा बेटा, ये दोनों के दोनों प्राइमरी मेरिस्टम होते हैं। क्यों, क्योंकि ये प्लांट की जब ओरिजिन होती है, प्लांट की जब शुरुआत होती है, उस वक्त से ये प्लांट में रहते हैं ये टिश्यू। देखो मैंने आपसे बताया था बेटा, सेकेंडरी जो मेरिस्टम होते हैं या लैटरल मेरिस्टम्स होते हैं, वो पैदाइश से नहीं रहते हैं। जैसे मैंने आप इंसानों का एग्जाम्पल दिया था कि चाहे बोन सेल हो, चाहे तुम्हारी ब्लड सेल हो, चाहे स्किन सेल हो, वो फ्रॉम बर्थ होती है। ठीक है, उसकी साइज बढ़ सकती है, उसका नंबर बढ़ सकता है, लेकिन वो सेल्स लेकिन अगर कोई ऐसी सेल हो जो 10 सालों के बाद, 10 साल, जब हम 10 साल की उम्र हो जाए, 12 साल की हो जाए, 15 साल की हो जाए, उसके बाद वो सेल हमारी बॉडी में डेवलप करेगी, तो इस तरह की सेल को हम लोग क्या कहेंगे, सेकेंडरी मेरिस्टम कहेंगे। ठीक है, और वो सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, वो क्योंकि प्लांट में बाद में आती है, इसीलिए हम लोग इसे सेकेंडरी कहते हैं। ये शुरू से रहती है बिकॉज दे अपीयर अर्ली इन द लाइफ ऑफ प्लांट एंड इन्वॉल्व इन द फॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। बात समझ में बेटा। देखिए एक चीज और ये इंपॉर्टेंट है कि आफ्टर ग्रेजिंग क्या होता है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि अगर गाय या भैंस या बकरी, अगर वो कहते वो पत्ती या ग्रास खाती है ना, ग्रेजिंग करती है, तो क्या होता है, जो इंटरकैलरी मेरिस्टम है, इंटरकैलरी मेरिस्टम थोड़ा सा नीचे होता है, एपिकल वाली पोजीशन पे नहीं होता बेटा, यहां पर नहीं होता, यहां पे तो क्या होता है, यहां पे तो एपिकल होता है, ये इंटरकैलरी मेरिस्टम कुछ यहां होता है। ठीक है, यहां होगा, तो जाहिर सी बात है जब क्या होगा, जब ग्रेजिंग होगी तो ये वाला पार्ट क्या होगा, रिमूव हो जाएगा। ये वाला जब पार्ट रिमूव हो जाएगा तो जो इंटरकैलरी वाला पार्ट होगा वो एक्सपोज हो जाएगा, और इसकी वजह से ग्रोथ बहुत तेजी से होती है। बस समझ में। इसीलिए बेटा देखिए आप जो लोगों के प्लांट होगा घरों में, वो देखते होंगे कि उसकी रेगुलर हम उसकी छटाई करते रहते हैं, खासकर जो बड़े प्लांट्स होते हैं उसकी छटाई करते रहते हैं। उससे फायदा क्या होता है, ये जो माली जिनके घरों में आता है वो देखते होंगे,
वो रेगुलर प्लांट्स की लकड़ियों को या जो एक्स्ट्रा हो जाती है उसे रिमूव करता है। क्यों करता है? वो इसलिए होता है कि जब उसको हटाएंगे ना तो इंटरकैलरी मेरिस्टम एक्सपोज हो जाएगा और जिसकी वजह से ग्रोथ हमारी तेजी से होने लगती है। तो ये हो गया हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। और सबसे लास्ट में है बेटा इसमें वो है हमारा लैटरल मेरिस्टम। ठीक है, वो लैटरल मेरिस्टम। लैटरल मेरिस्टम क्या? मेरिस्टम which occur in the mature region of root and shoot and appear later than primary meristem is called lateral secondary या lateral meristem। मैंने पहले बता दिया, शुरू में जो टिश्यूज डेवलप होंगे वो प्राइमरी होंगे, बाद में जो आएंगे वो क्या होंगे? सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टम होंगे। ठीक है बेटा, सेकेंडरी या लैटरल मेरिस्टम होंगे। दीज आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सेकेंडरी टिश्यू। ये किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे? सेकेंडरी टिश्यूज के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। सेकेंडरी टिश्यूज में बेटा आपका वैस्कुलर कैम्बियम, कॉर कैम्बियम और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम आता है। याद रखिएगा बेटा, इंटरफेसिकुलर कैम्बियम ये लिखा हुआ है, याद करो। अभी मैं तुम लोग को जब प्राइमरी मेरिस्टम पढ़ा रहा था तो उसका एग्जाम्पल इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम था, INTRA, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। लेकिन इसका क्या एग्जाम्पल है? ये है इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। ठीक है बेटा, इसका एग्जाम्पल क्या है? इंटरफेसिकुलर कैम्बियम इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा क्या कंप्लीट? ये हो गया बेटा हमारा एपिकल मेरिस्टम कंप्लीट। ये हो गया हमारा कंप्लीट मेरिस्टमैटिक टिश्यू, है ना। याद करो बेटा, और पहले लेक्चर पे जाइए आप लोग, जो शुरू में हमने स्टार्ट किया था। हमने आपको बताया था ना कि मेरिस्टमैटिक टिश्यू जो होता है उसी में जब डिफरेंशिएशन होता है। अच्छा, एक चीज और बता दूं, क्योंकि यहां पर हमने लैटरल मेरिस्टम या प्राइमरी मेरिस्टम बहुत कम पढ़ा है ना। उसका एक रीजन ये है कि जब हम सेकेंडरी ग्रोथ अभी पढ़ेंगे वहां हम पूरा डिटेल में यही सब पढ़ेंगे, तो वहां पर हम इसे ज्यादा अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। वहां पर और बहुत सी बातें मैं आपको बताऊंगा। तो बेटा परमानेंट टिश्यू मैंने आप लोगों को बताया था। परमानेंट टिश्यू बेटा मैंने आप लोगों को बता दिया था कि जब मेरिस्टमैटिक टिश्यू में डिफरेंशिएशन प्रोसेस होता है, तो उससे क्या होता है? परमानेंट टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, परमानेंट टिश्यू से फॉर्मेशन होता है। देखो वही चीज लिखी, इट इज फॉर्म ड्यू टू डिवीजन and differentiation of meristematic tissue. It is formed due to division and differentiation of meristematic tissue. अच्छा, अब ये जो मेरिस्टमैटिक टिश्यू होता है ये दो तरह का हो सकता है। एक होता है सिंपल मेरिस्टमैटिक टिश्यू और एक होता है कॉम्प्लेक्स मेरिस्टमैटिक टिश्यू। ठीक है भाई, एक होता है सिंपल, एक होता है कॉम्प्लेक्स। सिंपल मेरिस्टमैटिक टिश्यू क्या होता है? सिंपल मेरिस्टमैटिक टिश्यू का मतलब होता है उसमें जितनी भी सेल है उन सब की साइज भी सेम होगी और सारे सेल्स का फंक्शन भी सेम होगा। मतलब क्या है? देखो, जैसे मान लो ये टिश्यू है जो कि बहुत तरह की सेल से मिलके बन रहा है, जो कि बहुत सी सेल से मिलके बना होता है। बहुत तरह की नहीं, बहुत सी सेल से। देखो, अब अगर मान लो मैं कहूं कि ये एक टिश्यू है, ये है ना, ये बहुत सी सेल से मिलके बना है। अगर आप देखिए तो मैंने कोशिश की है कि सारी ही सेल्स का साइज और शेप क्या कर दिखाऊं, सेम तरह का दिखाऊं। तो मैं कह रहा हूं कि सिंपल परमानेंट टिश्यू का मतलब होता है जिनकी सेल्स जो होती है, जिनकी साइज क्या होती है? सेम होती है, और उनका फंक्शन भी क्या होता है? सबका सेम होता है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक एग्जाम्पल दूं, याद करो जाइलम में तुमने पढ़ा है कि भाई 4 तरह का होता है, वेसल है, ट्रैकीड्स है, जाइलम फाइबर है, जाइलम पैरेन्काइमा। अगर आप लोगों ने पढ़ रखा है बेटा तो आप लोग जानते होंगे कि उन सब के फंक्शन भी अलग होते हैं और उन सब का जो उनकी सेल्स का जो शेप होता है वो भी अलग होता है। लेकिन सिंपल जो परमानेंट टिश्यू होते हैं उसका ऐसा मामला नहीं होता है। इट इज मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ सेल एंड परफॉर्म ए कॉमन फंक्शन। एक ही तरह का क्या करता है? फंक्शन परफॉर्म करता है। इसमें सिंपल परमानेंट टिश्यू में 3 तरह का आता है। एक है बेटा स्क्लेरेन्काइमा, दूसरा है कोलेन्काइमा, और थर्ड है बेटा इसमें पैरेन्काइमा। ठीक है, पैरेन्काइमा। ये 3 तरह का होता है, स्क्लेरेन्काइमा, कोलेन्काइमा और पैरेन्काइमा। हम तीनों को एक एक करके पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए अब सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं पैरेन्काइमा।
कि पैरेन्काइमा क्या होती है। तो पहली इंपॉर्टेंट बात कि जो पैरेन्काइमा होती है वो लिविंग सेल होती है, ठीक है। अच्छा, ये एक बात याद रखिएगा बेटा, पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा ये दोनों ही लिविंग होती है। पैरेन्काइमा कॉलेनकाइमा ये दोनों लिविंग होती है, लेकिन स्क्लेरेन्काइमा जो होती है ये कैसी होती है, ये डेड सेल होती है, ठीक है बेटा, ये डेड सेल होती है। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या हो गया कि पैरेन्काइमा जो है वो लिविंग होती है और मोस्ट प्रिमिटिव है। अच्छा, पैरेन्काइमा को हम लोग फंडामेंटल टिश्यू भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितनी भी दूसरे जो टिश्यूज होते हैं वो बनते किससे हैं, वो इसी पैरेन्काइमा से बनते हैं। ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू आर डिराइव फ्रॉम पैरेन्काइमा, सो इट इज कॉल्ड फंडामेंटल टिश्यू, ठीक है। इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं, फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं। अच्छा, द सेल्स ऑफ पैरेन्काइमा कैसी होती है बेटा, आइसोडायमेट्रिक होती है, आइसोडायमेट्रिक होती है। नेक्स्ट, ये इसकी सेल वॉल थिन होती है और सेलुलोज की बनी होती है। ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बेटा याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये सब इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट है, इट फॉर्म मेजर कंपोनेंट विद इन द प्लांट ऑर्गन लाइक रूट, स्टेम, लीफ एंड फ्लावर। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे बेटा ये कहा कि इसे फंडामेंटल टिश्यू कहते हैं पैरेन्काइमा को। क्यों कहते हैं पैरेन्काइमा फंडामेंटल टिश्यू? क्योंकि जो भी दूसरे टिश्यूज होते हैं उसका फॉर्मेशन जो होता है ये पैरेन्काइमा से होता है। ये बात आगे जब मैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम पढ़ाऊंगा तब वहां पर आप लोगों को, जब मैं हाइपोडर्मिस, एपिडर्मिस, इंडोडर्मिस ये सारी चीजें पढ़ाऊंगा तब वहां पे ये बात आप लोगों को समझ में आएगी, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं फंक्शन क्या होता है पैरेन्काइमा। तो सबसे पहला ये फंक्शन है बेटा, स्टोरेज ऑफ फूड, फोटोसिंथेसिस, रिस्पायरेशन और सिक्रीशन, ये सारे इनके फंक्शंस होते हैं। नेक्स्ट फंक्शन है कि कुछ सेल्स ऐसी होती हैं पैरेन्काइमा की जिसे इडियोब्लास्ट कहते हैं, उन सेल्स को हम लोग इडियोब्लास्ट कहते हैं। वो सेल्स क्या करती हैं, वो वेस्ट मटेरियल जो होते हैं उन्हें स्टोर करती हैं। जैसे वेस्ट मटेरियल लाइक रेजिन है, टैनिन है, सॉरी ये सॉइल नहीं है ना, ऑयल है बेटा, है ना, ऑयल है, रेजिन है, टैनिन है, उनको स्टोर करती हैं और इस तरह की सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, इडियोब्लास्ट कहते हैं। थर्ड फंक्शन क्या है, जो पैरेन्काइमेटस सेल्स है स्टोर वाटर को स्टोर करती हैं सकुलेंट प्लांट्स में। जो सकुलेंट प्लांट्स होती हैं ना उनकी लीफ आप देखिए, जैसे आप लोगों ने बेटा एले प्लांट देखा है, एले, ALOE, एले, या आप लोगों ने एलोवेरा का प्लांट देखा है ना, एलोवेरा का प्लांट देखा है आप लोगों ने, उसकी लीफ देखिए, लीफ आप देखिए कितनी वो कुशन लाइक होती है, उसको ऐसे प्रेस करिए तो उसमें से पानी निकल आता है। तो ये पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं उसके अंदर, है ना, जो वो सकुलेंट लीव्स होती हैं उनके अंदर पैरेन्काइमेटस सेल्स होती हैं। वो क्या स्टोर करती हैं बेटा, वो स्टोर वाटर करती हैं, ठीक है। लास्ट, इन एक्वेटिक प्लांट्स पैरेन्काइमेटस सेल्स सिक्रीट एयर एंड प्रोवाइड ब्योनेंसी टू दी प्लांट, ठीक है। इसी पैरेन्काइमा की वजह से जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं, आसानी से तैर लेते हैं। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं बेटा। जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, वो है मॉडिफिकेशन ऑफ पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा जो कि एक लिविंग सेल है, उसका जब मॉडिफिकेशन होता है बेटा तो वो 4 तरीके से मॉडिफिकेशन हो सकता है। एरेन्काइमा मतलब उसमें ऐसी पैरेन्काइमा जिसमें एयर स्पेसेस हो और वो प्लांट्स को फ्लोट करने में, तैरने में मदद करती हो, उसे हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं और ये ज्यादातर हाइड्रोफाइटिक्स जो प्लांट्स होते हैं उनमें पाई जाती है। दूसरा क्या हो गया, क्लोरेन्काइमा जिसमें क्लोरोप्लास्ट हो, ठीक है बेटा, क्लोरोप्लास्ट हो। तीसरा प्रोजेन्काइमा जो स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, और चौथा क्या है इसमें, इडियोब्लास्ट सेल, जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को पढ़ा चुका हूं फंक्शन वाले टॉपिक में अभी जस्ट पहले, जो कि स्टोर वेस्ट मटेरियल को स्टोर करता है। अब एक एक को जल्दी जल्दी देख लेते हैं। सबसे पहले एरेन्काइमा। एरेन्काइमा बेटा मैंने अभी आपको बताया कि इसमें क्या होता है, एयर स्पेसेस होती हैं और इस तरह की हम एरेन्काइमा को, इस तरह की पैरेन्काइमा को हम लोग एरेन्काइमा कहते हैं। और ये किस काम के लिए होती है, ये इसकी वजह से प्लांट क्या होता है, इट हेल्प द प्लांट टू फ्लोट, इट हेल्प द प्लांट टू फ्लोट, ये प्लांट को तैरने में मदद करता है। और सबसे लास्ट में क्या है, इट इज प्रेजेंट इन हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स। ये जो हाइड्रोफाइटिक प्लांट्स होते हैं, पानी में रहने वाले प्लांट्स होते हैं, उन्हीं में ये पाई जाती है, ठीक है बेटा।
अब नेक्स्ट आ गया क्लोरीन काइमा। मैंने आप लोगों को बताया, जैसे नाम से ही समझ में आ रहा है, क्लोरीन काइमा मतलब जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। ठीक है बेटा, वो पैरेन्काइमा जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है उनमें उन्हें हम लोग क्लोरीन काइमा कहेंगे। देखो, पैरेन्काइमा कंटेनिंग क्लोरोप्लास्ट इज क्लोरीन काइमा। और इसका एग्जाम्पल है मीजोफिल टिश्यूज होते हैं। आपको पता है कि मीजोफिल टिश्यूज कहां पाए जाते हैं बेटा? मीजोफिल टिश्यूज आपके लीफ में पाए जाते हैं। और ये जो मीजोफिल टिश्यू होता है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पैलिसेड होता है और एक आपका स्पॉन्जी होता है। देखो ये देखिए, मीजोफिल टिश्यू जो है बेटा आपका दो पार्ट में डिवाइड होता है, एक पैलिसेड होता है और एक होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। असल में देखो, ये है लीफ का अपर पार्ट, ठीक है, और ये है लीफ का लोअर पार्ट, और बीच बीच में मैं गैप कर रहा हूं क्योंकि वहां पर स्टोमेटा होता है। ठीक है, ये अपर पार्ट है, ये लोअर पार्ट है, ये अपर है और ये बेटा लोअर पार्ट है। ठीक है, ये अपर पार्ट है। अपर पार्ट में क्या होती है, जो मीजोफिल सेल होती है, मैंने आपसे क्या बताया कि जो मीजोफिल सेल है वो दो पार्ट में बटी हुई होती है, एक पैलिसेड होता है कि स्पॉन्जी पैरेन्काइमा होता है। पैलिसेड कुछ इस तरीके से सिलिंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होती है और इसमें क्या होता है बेटा, इंटरसेलुलर स्पेसेस क्या होती हैं, एब्सेंट होते हैं। ठीक है, कुछ इस टाइप से होता है। तो ये क्या हो गई, ये पैलिसेड हो गई, पैलिसेड टिश्यू। और नीचे की तरफ क्या होती है, नीचे की तरफ होती है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। स्पॉन्जी पैरेन्काइमा जो होती है वो इस तरीके से स्फेरिकल शेप की होती है, इस टाइप की। ये हो गई स्पॉन्जी। ठीक है बेटा, ये हो गई स्पॉन्जी। तो और इसमें क्या होता है, इसमें इंटरसेलुलर स्पेसेस पाया जाता है, ये लोअर सरफेस पे होती है। ये डिफरेंस बहुत अच्छा है, आप लोग याद रखिएगा। सबसे पहला डिफरेंस क्या हो गया कि पैलिसेड में इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होता है, यहां पर प्रेजेंट होता है। एक पैलिसेड की पोजीशन क्या है, इसके स्ट्रक्चर के बेसिस पे ये सिलिंड्रिकल है, ये स्फेरिकल है। थर्ड डिफरेंस, ये किधर पाया जाता है, ये मेनली अपर पार्ट की तरफ होता है और ये मेनली नीचे लोअर पार्ट की तरफ होता है। ठीक है, अबैक्सियल सरफेस की तरफ होता है। देखो अब देख लेते हैं, पैलिसेड सबसे पहला इस पे इंटरसेलुलर स्पेसेस एब्सेंट होता है, मैंने आप लोगों को बता दिया। दूसरी बात, पैलिसेड जो होता है प्रेजेंट एट द एडैक्सियल, जो अपर सरफेस होती है उसे एडैक्सियल कहते हैं। एडैक्सियल सर लीफ की जो अपर सरफेस होती है, जैसे मान लो ये लीफ है ना, ये लीफ है, तो लीफ की ये जो अपर वाली सरफेस होगी इसे एडैक्सियल कहेंगे और जो नीचे वाली सरफेस होगी उसे अबैक्सियल कहेंगे। ठीक है, और उसके बाद ये जो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा है इसमें क्या होता है, इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। देख लीजिए, साफ दिख रहा है। इंटरसेलुलर स्पेसेस मतलब समझ रहे हो ना, सेल्स के बीच का जो स्पेस होता है। जैसे मान लो अगर आप यहां पर देखिए बेटा, इस पैलिसेड जो मैंने स्ट्रक्चर बनाया, आप ये देख रहे हैं कि पैलिसेड ये जो सेल है, ये एक 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 सेल है, लेकिन इन सेल्स के बीच में आपको गैप नहीं मिलेगा। ठीक है, तो वही है, इंटरसेलुलर स्पेसेस वहां पर एब्सेंट होता है। लेकिन यहां पर आप देखिए स्पॉन्जी में ये स्पेस है, यहां स्पेस आपको दिख रहा है, ये स्पेस है, ये स्पेस है, तो क्या होता है, यहां पर इंटरसेलुलर स्पेसेस प्रेजेंट होते हैं। ठीक है बेटा, और दूसरी चीज, स्पॉन्जी टिश्यू जो होते हैं वो कहां पर होते हैं, अबैक्सियल या लोअर सरफेस पे। लीफ का ये लीफ है, ठीक है, ये इसका ऊपर वाला सरफेस है, ये वाला, तो इसे हम लोग एडैक्सियल कहते हैं, है ना। ये ऊपर एडैक्सियल होगा और नीचे वाला अबैक्सियल सरफेस होगा। आगे चले, तो ये हो गया हमारा क्लोरेन्काइमा। और थर्ड है बेटा प्रोजेन्काइमा। मैंने आप लोगों को बताया कि प्रोजेन्काइमा जो होती है ये रूट में पाई जाती है, सिर्फ और सिर्फ रूट्स में होती है, पेरिसाइकिल ऑफ रूट में, और ये स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है, मजबूती देती है, प्लांट को ये मजबूती प्रोवाइड करती है। और सबसे लास्ट बेटा हो गया इडियोब्लास्ट सेल। और इडियोब्लास्ट सेल क्या होता है, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ रखा है, ये स्टोर फूड मटेरियल्स को ये स्टोर करती है, जैसे ऑयल है, रेजिन है, टैनिन है, इन्हीं सबको ये स्टोर करती है। ठीक है, तो ये हो गया बेटा हमारा कंप्लीट क्या, पैरेन्काइमा। पैरेन्काइमा में बेटा मैंने इसकी कैरेक्टरिस्टिक बता दिया, इसका फंक्शन बता दिया और इसका मॉडिफिकेशन बता दिया। जितना मैंने पढ़ा दिया है आप इस बात पे कॉन्फिडेंस रखिए, इससे ज्यादा एक चीज नहीं पूछी जाएगी आपसे, इतना इनफ है आपके लिए जितना मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को बेटा। ठीक है, अच्छा अब आ जाइए कॉलेनकाइमा में। कॉलेनकाइमा कैसी होती है बेटा, पहली लिविंग होती है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया पैरेन्काइमा
कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, तीन तरह की होती है। इसमें से ये दोनों लिविंग होती है, ठीक है, और ये कैसी होती है, स्क्लेरेनकाइमा, ये डेड होती है। ये बात बेटा आप लोग याद रखिएगा, इस पे क्वेश्चन आया हुआ है। ये कैसी होती है, लिविंग होती है और थिक वॉल होती है ना, थिक वॉल होती है। थिक वॉल क्यों होती है, क्योंकि वहां पर तीन चीज का डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से इसकी सेल वॉल जो होती है वो थिक होती है। एक सेलुलोज होता है, एक हेमी सेलुलोज होता है और एक पेक्टिन होता है, ठीक है। इन तीन चीज की वजह से ये कैसी होती है, थिक सेल वॉल होती है। इंटरसेलुलर स्पेसेस कैसे होते हैं बेटा, यहां पर एब्सेंट होते हैं। थर्ड, सेल अकर इन लेयर बिलो एपिडर्मिस। कहने का मतलब ये है कि देखो ये एपिडर्मिस है ना, ये एपिडर्मिस है। तो कॉलेनकाइमा कहां पाई जाएगी, कॉलेनकाइमा हमेशा एपिडर्मिस के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है। और आगे अभी हम लोग डिस्कस करेंगे इस बात को कि ये सिर्फ और सिर्फ डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है, क्योंकि रूट में तो एब्सेंट होता है, रूट में कॉलेनकाइमा नहीं पाई जाती है, सिर्फ डाइकॉट स्टेम में पाई जाती है, ठीक है। तो देखो ये एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस के नीचे का जो पार्ट होता है, एपिडर्मिस के नीचे का पार्ट बेटा मैंने आप लोगों के रफ तरीके से बताया था, इसके नीचे की तरफ कॉर्टेक्स होता है, यानी हाइपोडर्मिस, फिर ग्राउंड टिश्यू होता है, और फिर हाइपोडर्मिस, जनरल कॉर्टेक्स, और उसके बाद इंडोडर्मिस होती है। तो हाइपोडर्मिस में पाया जाता है कौन, ये आपकी कॉलेनकाइमा पाई जाती है। जैसे नाम से अच्छा, इट कहां पाई जाती है, सेल अकर इन लेयर बिलो एपिडर्मिस इन दी डाइकोटिलेडनस प्लांट। और डाइकोटिलेडनस में भी कौन सा डाइकोटिलेडनस प्लांट बेटा, डाइकोटिलेडनस में भी डाइकॉट स्टेम जो मोस्ट प्रेफरेबल है वो डाइकॉट स्टेम है, आइदर एज होमोजेनस लेयर और इन पैचेस। पैचेस मतलब क्या होता है, इस तरीके से मान लो ये कुछ ऐसे, ये यहां पर पाई गई, यहां पर पाई गई, यहां पर पाई गई, ऐसे। अगर कॉलेनकाइमा इस तरीके से छोटी छोटी पैचेस में पाई जा रही है, या होमोजेनस लेयर यानी पूरी की पूरी जो होगी वो सिर्फ और सिर्फ कॉलेनकाइमा की ही सेल्स होंगी। दे आर नॉट फाउंड इन रूट, ये रूट में नहीं पाई जाती है, एंड मोनोकोटिलेडनस स्टेम। इसका मतलब ये कहां पाई जाती है, प्रेफरेबली बेटा ये पाई जाती है डाइकोटिलेडनस स्टेम में पाई जाती है, ठीक है। आगे चलते हैं। कॉलेनकाइमेटस सेल्स का शेप कैसा होता है, ओवल भी हो सकता है, स्फेरिकल भी हो सकता है, और पॉलीगोनल भी हो सकता है। और इसमें क्या होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। क्लोरोप्लास्ट होगा, इसका मतलब क्लोरोफिल होगी, इसका मतलब कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है, ठीक है। ये जो सामने मैंने डायग्राम बनाया है, ये बेटा एक ये कॉलेनकाइमा का स्ट्रक्चर है ना। और कॉलेनकाइमा की जो खास बात है जिस पे क्वेश्चन आता है, इसकी सेल वॉल का जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है ना, सेल वॉल का जो कॉर्नर वाला पार्ट होता है वो ज्यादा थिक होता है। सेल वॉल, ओवरऑल सेल वॉल उतनी थिक नहीं होती जितना इसके कॉर्नर का होता है। कॉर्नर मतलब समझ रहे हो ना, जैसे मान लो अगर ये एक स्ट्रक्चर में बनाऊं तो इसका कॉर्नर क्या है, ये कॉर्नर है इसका। तो उसी तरीके से सेल वॉल का, भाई अगर मैं कहूं ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल का कॉर्नर क्या होगा, ये कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर होगा, ये भी कॉर्नर होगा, ये सब सेल वॉल क्या होंगे, कॉर्नर होंगे। तो कॉलेनकाइमा की जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसका जो कॉर्नर होता है वो थिक होता है। देखिए ये मैंने इस तरीके से लाइट ग्रीन से जो स्ट्रक्चर दिखाया, ये इस तरीके से ना, ये वही मैंने दिखाया कि ये जो कॉर्नर है, ये मैं इसको रेड से बना रहा हूं, ये जो कॉर्नर है बेटा ये कैसा है, ये थिक है और थिकनिंग कॉर्नर है। क्यों, बिकॉज ऑफ डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमी सेलुलोज एंड पेक्टिन, ठीक है बेटा। देखिए ये सारी चीजें जो इस तरीके से किया हुआ है, ये याद रखिएगा कि इसके कॉर्नर्स थिक होते हैं, क्योंकि मेडिकल में इसी पॉइंट से कि वो कौन सा सेल होता है जो जिसके वो कौन सा सिंपल परमानेंट टिश्यू है जिसके कॉर्नर्स थिक होते हैं, तो वो आपका कॉलेनकाइमा होता है। अब चलते हैं सबसे लास्ट में बेटा, और सबसे अच्छा इसका फंक्शन क्या है कॉलेनकाइमा का। तो सबसे पहला फंक्शन है बेटा, ये एक मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये अब देखो तुम, अगर मैं पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा की बात करूं, पैरेन्काइमा, कॉलेनकाइमा और स्क्लेरेनकाइमा, ये दोनों जो है वो मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। याद रखिएगा बेटा, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, लीफ को भी, ऑर्गन को भी ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो इसका मेन फंक्शन क्या होता है, दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट ऑफ द प्लांट सच एज यंग स्टेम, लीफ, पैट्यूल, ये सारी चीजों को ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है।
आपने एक चीज देखी होगी कि जब बहुत तेज हवा चलती है, चाहे वो आंधी तूफान की बात हो चाहे नॉर्मल ब्रीज की बात हो, तो आप देखेंगे कि जब हवा की वजह से जो लीफ होती है, मान लीजिए ऐसे है, हवा पड़ी, ये ऐसे बेंड हो जाती है, लेकिन जो बेंड होने के बाद भी ये ब्रेक नहीं करती है ना। तो इसकी जो बेंडिंग जो रीजन होता है, बेंडिंग होने के बाद भी ब्रेक ना करे, वो किसकी वजह से होता है? वो इसी कॉलिन काइमा की वजह से होता है। ठीक है, इट प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द ऑर्गन। जो बात अभी मैंने कही, ये ऑर्गन्स में लीफ है, फ्रूट है, फ्लावर है, भाई बहुत आंधी तूफान आ जाए, 120 किलोमीटर प्रति आवर की स्पीड से ज्यादा से हवा चलने लगे, तब तो एक अलग बात है। लेकिन अगर एक नॉर्मल हवा होती है, उसमें भी प्लांट क्या करता है, प्लांट की जो लीफ और फ्लावर के जो उसके पार्ट्स होते हैं वो ब्रेक नहीं करते, है ना, आमतौर पर ब्रेक नहीं करते हैं। क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि वो रेजिस्ट करते हैं, बेंड हो जाते हैं, है ना, और कहते हवा को रेजिस्ट करते हैं। तो ये जो बेंडिंग होती है ये किसकी वजह से होती है? ये इसी की वजह से होती है। इस पे क्वेश्चन कई बार आया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। प्रोवाइड फ्लेक्सिबिलिटी एंड इलास्टिसिटी टू द ऑर्गन एंड रेजिस्ट द बेंडिंग एंड पुलिंग एक्शन ऑफ विंड। ठीक है भाई, समझ में आए? तो ये हो गया आपका। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, जो लास्ट है हमारे प्राइमरी जो हमारा जो सिंपल परमानेंट टिश्यू का जो सबसे लास्ट पॉइंट है। मैंने आपसे कहा था सिंपल परमानेंट टिश्यू में हम लोग स्क्लेरेन्काइमा, कॉलेन्काइमा, सबसे पहले पैरेन्काइमा, फिर कॉलेन्काइमा और सबसे लास्ट में बेटा हम लोग स्क्लेरेन्काइमा पढ़ेंगे। स्क्लेरेन्काइमा मैं पहले बता चुका हूं कि ये डेड होती है और मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। एक क्वेश्चन यहां से बनता है, डेड होती है और दूसरा मैकेनिकल सपोर्ट होता है। अच्छा, सेल नैरो लॉन्ग होती है, नैरो होती है, लिग्निफाइड होती है, थिक सेल वॉल होती है। लिग्निफाइड मतलब जिसमें लिग्निन होता है। लिग्निन क्या होता है बेटा? लिग्निन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट होता है। मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा जब हम लोग नेक्स्ट यूनिट में बायोमॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे ना, तो वहां पर हम लोग लिग्निन पढ़ेंगे, तो वहां पर बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा। लिग्निफाइड सेल्स वॉल्स होती हैं जिसमें पिट्स होती हैं। इट इज फाउंड इन हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट प्लांट, मोनोकॉट स्टेप। इस बात को याद रखना, ये अभी आगे भी जरूरत पड़ेगी। जो बात मैं यहां बोल रहा हूं, टिक करवा रहा हूं, जैसे अभी मैंने आप लोगों को कॉलेन्काइमा में मैंने टिक करवाया कि वो कहां पर, डाइकॉट स्टेम में। इसी तरीके से ये जो होती है स्क्लेरेन्काइमा, वो कहां बेटा, वो हाइपोडर्मिस ऑफ मोनोकॉट स्टेम। लेकिन पैरेन्काइमा जो होती है वो ज्यादातर पार्ट्स में पाई जाती है क्योंकि वो फंडामेंटल टिश्यू होती है। अब स्क्लेरेन्काइमा दो तरह की होती है, एक फाइबर है और एक दूसरी जो होती है स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल्स कहलाती है। सबसे पहले फाइबर देखते हैं। फाइबर कैसी होती है बेटा? फाइबर की सेल लॉन्ग होती है, नैरो होती है, थिक होती है, पॉइंटेड एट बोथ द एंड एंड लिग्निफाइड होती है। दोनों तरफ देखो, इधर भी पॉइंटेड है, एकदम इस तरह की सेल वॉल होती है इसकी, ऐसे, यानी टेपर्ड एट बोथ द एंड, ऐसे। और सेल वॉल बहुत थिक होती है। देखो ये सेल वॉल है बेटा, ये जो मैं ऐसे दिखा रहा हूं, ये सेल वॉल है ना, देखो। तो इसमें क्या होती है, थिक सेल वॉल होती है। और सेल वॉल कैसी होती है, लिग्निन की बनी हुई होती है, लिग्निफाइड होती है। और बीच में बेटा इसमें ल्यूमिन होती है। इधर पॉइंटेड होता है और इधर पॉइंटेड होता है, दोनों तरफ पॉइंटेड होता है, बीच में ये इधर ये थिक होता है और ल्यूमिन होता है। बात समझ में बेटा? तो ये फाइबर है। नेक्स्ट जो है वो स्क्लेरिड्स या स्टोन सेल है, इसकी इंपॉर्टेंस भी बहुत ज्यादा है। स्टोन सेल या स्क्लेरिड्स, इसकी स्क्लेरिड्स की सेल्स कैसी होती है? उसकी कैसी थी, नैरो थी, है ना। फाइबर की भी हमने कैसे पढ़ी, नैरो थी। इसकी कैसी होती है, स्फेरिकल, ओवल या सिलेंड्रिकल होती है, विद नैरो कैविटीज एंड थिक डेड सेल। क्योंकि आपको पता है कि स्क्लेरेन्काइमा ही डेड होती है, तो लिहाजा ये भी थिक डेड सेल है। दे आर कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट। ये इंपॉर्टेंट चीज है, कहां कहां पाया जाता है। देख बेटा, ये तो भूल जाता है और ये कंफर्म है कि ये स्फेरिकल है, वो वाली नैरो थी, ये चीजें भूल जाती हैं, है ना। तो इसलिए एग्जाम में इस टॉपिक से क्वेश्चन कम पूछा जाता है ना। ये पूछा जाता है कि कौन कौन से सेल में सेलुलोज होता है, किसमें लिग्निन होता है, ये देखो आता है। लेकिन शेप के बेसिस पे क्वेश्चन काफी कम आया हुआ है, बहुत रेयर आया हुआ है। आमतौर पर सेल्स के फंक्शन के बेसिस पे आता है। ऐसी चीजों से क्वेश्चन पूछा जाता है जो याद रहे।
आमतौर पर उसके फंक्शन के बेसिस पे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो या उसी कोई ऐसी कैरेक्टरिस्टिक जो यूनिक कैरेक्टरिस्टिक हो, जैसे मैंने अभी कॉलिन काइमा में तुम्हें बताई कि जो उसकी जो थिकनिंग होती है वो कैसी होती है, वो कैसी होती है बेटा, वो ज्यादा मोटी होती है, थिक होती है, वो सेलुलोज हेमिसेलुलोज की वजह से, तो वो उसकी एक खास कैरेक्टरिस्टिक है। वो क्वेश्चन उस तरह का आता है, ठीक है। अब देखते हैं, ये कॉमनली फाउंड इन फ्रूट वॉल ऑफ नट। नट बेटा हम लोग पढ़ चुके हैं फ्रूट में। पल्प ऑफ फ्रूट लाइक गुआवा, पियर, चीकू, सीड कोट ऑफ लेग्यूम एंड लीव्स ऑफ टी। तो यहां पर बेटा मैंने आप लोगों को देखिए 4 तरीके का बताया, 4 जगह पाया जाता है। पहला फ्रूट वॉल ऑफ नट, दूसरा पल्प ऑफ सम फ्रूट्स लाइक गुआवा, पियर, चीकू, तीसरा सीड कोट लेग्यूम, लेग्यूम मतलब वही पी प्लांट्स जो होते हैं लेग्यूम, उनमें पाया जाता है, और चौथा क्या है, टी प्लांट जो होते हैं उनकी लीफ पे पाया जाता है। ये 4 जगह पाया जाता है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ये जरूर याद रखिएगा बेटा। और ये भी, इसका भी काम क्या होता है, ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है ऑर्गन को। सही सी बात है, जब स्क्लेरेन्काइमा ही मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करता है तो जो इसके पार्ट्स होंगे वो भी मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। स्क्लेरेट्स या स्टोन सेल्स की जो सेल होती है वो देखिए बेटा इस तरीके से ओवल या स्फेरिकल शेप की होती है, ठीक है। और इसमें क्या था, इसमें बहुत से पिट्स पाए जाते हैं, पिट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और थिक सेल वॉल होती है ना, थिक सेल वॉल होती है, और ये बीच में बेटा एक बहुत बड़ा सा ल्यूमिन पाया जाता है। तो ये है आपके स्क्लेरेट्स या स्टोन सेल का डायग्राम, ठीक है बेटा। तो ये है स्क्लेरेट्स या स्टोन सेल का डायग्राम। तो ये हमारा कंप्लीट हो गया क्या, ये हमारी बेटा आज की पहली क्लास इस चैप्टर की कंप्लीट होती है। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे जो कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यूज है ना, जाइलम है, फ्लोएम है, उसके टाइप्स है, उसका फंक्शन है, इन सारे को हम लोग डिस्कस करेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।